आप सभी को मेरा नमस्कार। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बेहतर होंगे। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं 2019 से लेकर के 2023 तक सारे सेंटेंस फिलर्स के क्वेश्चन। इसी तरीके से टॉपिक वाइज मैंने और भी वीडियोस बना रखी हैं। अगर आपने इनको देखा नहीं तो इनको देख लीजिएगा। आपने कुछ नहीं करना है, आप चैनल पे आने के बाद यहाँ पे जो प्लेलिस्ट है, इस प्लेलिस्ट में आप सबसे ऊपर देखेंगे तो एसएससी सीजीएल मेंस 2024 की प्लेलिस्ट बनी है। इसके अंदर 2019 से 2023 तक सिनोनिम एंटोनिम हमने एक ही वीडियो में कर रखी है। स्पॉट द एरर और सेंटेंस इंप्रूवमेंट भी हमने कर रखे हैं। आज हम फिलर्स कर रहे हैं। इसके बाद इडियम्स एंड फ्रेजेस और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के भी क्वेश्चंस जो 2019 से 2023 तक आए हैं उनको डिस्कस कर लेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। 2023 में सिर्फ 7 क्वेश्चंस आए हुए थे मेंस के अंदर, मैं बात कर रहा हूं क्योंकि ये पूरी जो सीरीज है वो मेंस के ऊपर चल रही है। तो 2019 से 2023 तक हम डिस्कस करेंगे, जिसमें 2023 के तकरीबन फिलर से रिलेटेड 7 क्वेश्चंस आए थे। उन 7 क्वेश्चंस के बाद जो वीडियो आपको देखने को मिलेगी उसमें 2019 से लेकर के 2022 तक के क्वेश्चंस का डिस्कशन है। तो पूरा कंप्लीट आप लोग देख लीजिएगा। अगर पढ़ाते वक्त आपको स्पीड स्लो लगती है तो आप 2x की स्पीड में अपने हिसाब से देख सकते हैं, जिसमें आप कंफर्टेबल हो। और आप इस चैनल के ऊपर नए आते हैं तो एक बार आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर दिया करें और लाइक और शेयर भी कर दिया करें वीडियो को, अगर आपका मन है तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन तो बहुत इजी है। कहता है रॉबिन वॉच्ड एज द स्मोक स्टीडली फ्रॉम द चिमनी। आप देखिए बड़े कॉमन सेंस वाली बात है। अगर आप किसी को भी देखेंगे, अगर कहीं आग लगी है तो धुआं निकल रहा है तो धुआं ऊपर की तरफ ही जाएगा। अगर कोई किसी को आप स्मोक करते हुए भी देखते होंगे तो धुआं ऊपर की तरफ जाता है। अगर चिमनी है तो चिमनी से धुआं ऊपर की तरफ जाएगा। तो रॉबिन वॉच्ड एज द स्मोक, तो स्मोक रोज हो जाएगा। यहाँ पे लेफ्ट दिया था, वेंट दिया था, हंग दिया था, जो कि गलत है। तो स्मोक रोज स्टीडली फ्रॉम द चिमनी। नेक्स्ट देखिएगा, इस तरह के क्वेश्चन स्टूडेंट को थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस में जो ईडियम्स वाला पार्ट देता है वो तो आपको पता होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन देते हैं फिलर का, इस पे 4 ऑप्शन दे देते हैं जो ईडियम के ऊपर पूरा का पूरा बेस्ड होता है। तो कहते हैं कि डिस्पाइट देयर डिफरेंसेस, यानी उनके बीच में जो मतभेद थे उसके बावजूद भी द 2 पॉलिटिशियंस डिसाइडेड, जो 2 पॉलिटिशियंस थे उन्होंने डिसाइड किया टू एंड वर्क टुगेदर फॉर द ग्रेटर गुड, यानी भलाई के लिए, अच्छाई के लिए एक साथ काम करने को लेकर के। मतलब अगर 2 लोगों के बीच में मतभेद है और वो अपने मतभेद को भुला करके साथ में काम करना चाहते हैं तो इसके लिए ईडियम में क्या लिख सकता हूं? तो इसके लिए लिख सकता हूं एंड अ क्वेरल, और यू कैन से एंड अ कन्फ्लिक्ट एंड बिकम फ्रेंडली। तो उसके लिए जो हमारा ईडियम होता है वो होता है ब्यूरी द हैटचेक। ठीक है, अपनी दुश्मनी भुला करके दोबारा से दोस्त बन जाना। बाकी बार्क अप द रॉन्ग ट्री का मतलब क्या होता है? टू डू समथिंग इन अ वे दैट विल नॉट वर्क, मतलब इस तरीके से काम करना या इस डायरेक्शन में काम करना जो काम नहीं करेगा। ठीक है, ये चीज है। ब्लो ऑफ स्ट्रीम है और साथ में बर्न द मिडनाइट ऑयल। देखिए बर्न द मिडनाइट ऑयल की अगर हम लोग बात करें तो ये बहुत ही फ्रिक्वेंटली आस्क्ड इडियम है। इसका मतलब होता है लेट नाइट तक पढ़ाई करना या काम करना। तो अगर आप ये कहना चाहते हो कि कोई भी इंसान है जो लेट नाइट तक वर्क करता है या लेट नाइट तक स्टडी करता है तो उसके लिए हम इसका यूज करते हैं। अब अगर मैं ब्लो ऑफ स्ट्रीम की बात करूं तो इसमें होता है टू गेट रिड ऑफ स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स, मतलब जो इंसान की स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स होते हैं, इमोशंस होते हैं, सेंटिमेंट्स होते हैं, उससे छुटकारा पाना, उसके लिए इस इडियम का यूज किया जाता है। तो खैर यहाँ पे क्वेश्चन के हिसाब से जो हमारा हो जाएगा आंसर पहला। दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बाय दिस टाइम टुमारो। ठीक है, आई द वर्क असाइन टू मी, तो ऑब्वियस सी बात है ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस है तो यहाँ पे विल हैव डन हो जाएगा। तो बाय दिस टाइम टुमारो मतलब कल तक, कल इस समय तक I will have done the work assigned to me, जो काम मुझे असाइन किया गया है मैं उसको कर चुका हूंगा। ठीक, नेक्स्ट देखिएगा, यू यूज एंड टू स्टीयर अ बोट। देखिए जब आप फिलर्स के क्वेश्चन कर रहे हो ना तो फिलर्स के क्वेश्चन में एक चीज ध्यान दिया करिए, जो हमारा पूरा सेंटेंस होता है उस सेंटेंस के अंदर ही हिंट छुपा होता है, एक क्लू छुपा होता है। जैसे हमने यहाँ पे बात किया है यू यूज एन टू स्टीयर अ बोट। स्टीयर अ बोट का मतलब क्या होता है? टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ बोट, यानी बोट के डायरेक्शन को बदलना, उसकी दिशा को बदलना। जब आप कोई बोट चल रही होती है, आप जैसे कभी अगर आप नाव में बैठे होंगे तो नाव की दिशा बदलने के लिए आप किस चीज का यूज करते हुए देखा होगा? चप्पू का यूज करते हुए आपने देखा होगा। चप्पू क्या होता है? जो मतलब नाव के दोनों तरफ लगा होता है, जो इस तरीके से खेवैया खेता है। ठीक है, तो एक तो ये सब्जेक्ट था और ये हमारा वर्ब था, तो यहाँ पे आर तो लगाने का कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं बनता। और जो होता है ये हमारा कोऑर्डिनेट कंजंक्शन होता है, ये ऑल्टरनेटिव के लिए यूज किया जाता है। यहाँ पे भी इसका कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं है। एक हमारे सामने वोर है, एक वोर है। अब एक्चुअली क्या होता है ना, ज्यादातर आप देखेंगे ये जो होमोफोन्स होते हैं या होमोनिम्स हम इनको कह सकते हैं, ये एग्जामिनेशन के अंदर बड़ा पूछा जाता है। ठीक है, तो इसमें देखिए डिफरेंस क्या है। एक्चुअली इसका यूज हम करते हैं नेचुरल रॉक के लिए। इसके लिए नेचुरल रॉक जो होता है उसके लिए ये जो है ना,
इसका मतलब क्या होता है, चप्पू होता है। मतलब यू कैन से एक ब्लेड होती है ना, बड़ी बड़ी ब्रॉड ब्लेड होती है जिससे नाव को खेया जाता है। तो इसमें जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दूसरा। नेक्स्ट देखिएगा, अब क्वेश्चन पूछने का तरीका देखिए, इन्होंने फिलर पूछा है लेकिन यहाँ पे देखिए ब्रैकेटेड वर्ड दिया है। ये कहते हैं कि रीड द गिवन सेंटेंस केयरफुली एंड फिल इन द ब्लैंक बाय सेलेक्टिंग द करेक्ट सिनोनिम ऑफ द वर्ड गिवन इन द ब्रैकेट। ये जो ब्रैकेट में वर्ड ट्रिवियल दिया गया है, इसका जो सिनोनिम है वो आपको यहाँ पे फिल करना है। तो ट्रिवियल बहुत बारी आपको बताया है, ट्रिवियल का मतलब ट्रिफलिंग होता है, इनसिग्निफिकेंट होता है, अनइम्पॉर्टेंट होता है, जिसको हिंदी में हम तुच्छ कह सकते हैं। तो आप लिखना चाहें तो यहाँ पे अनइम्पॉर्टेंट लिख सकते हो, या आप यहाँ पे इनसिग्निफिकेंट लिख सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे ट्रिफलिंग वर्ड लिख सकते हैं। इन सब का मतलब होता है तुच्छ। अब अगर मैं इसके लिए बात करूं तो जैसे मजेस्टिक वर्ड लिखा है, तो मजेस्टिक मतलब होता है इंप्रेसिव या ग्रैंड, ठीक है, जिसको हिंदी में भव्य बोला जाता है। अगर मैं कंसीट की बात करूं तो कंसीट का मतलब होता है नार्सिस्टिक। नार्सिस्टिक किसे कहते हैं, जैसे आपने वर्ड सुना होगा नार्सिज्म। नार्सिज्म या नार्सिस्टिक ऐसे लोगों को बोलते हैं जो सेल्फ एडुलेशन करते हैं या सेल्फ एडमायरेशन करते हैं, यानी अपने ही बारे में बड़ाई कर रहे होते हैं, ठीक है, उसे नार्सिस्टिक बोला जाता है। इनसिग्निफिकेंट, इडियोटिक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इनसिग्निफिकेंट हो जाएगा, क्योंकि इनसिग्निफिकेंट का मतलब अनइम्पॉर्टेंट होता है, ट्रिफलिंग होता है, ट्रिवियल होता है, जिसको हम लोग तुच्छ बोलते हैं, ठीक है। और सेंटेंस भी आप पढ़ेंगे तो आपको वही कॉन्टेक्स्ट मिलेगा, द अथॉरिटी रिफ्यूज टू पे एनी हीड टू द इनसिग्निफिकेंट डिमांड्स मेड बाय द वर्कर्स। यानी कह रहा है कि वर्कर्स के द्वारा जो डिमांड किया गया था वो कैसा डिमांड है, इनसिग्निफिकेंट डिमांड है। यहां तक बात क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है कि द गर्ल वाज एज सी वाज ड्रेंच्ड इन द रेन। रेन मतलब सबको पता है बारिश, अगर कोई बारिश में ड्रेंच हो जाता है तो ड्रेंच का मतलब होता है वेट थॉरली, यानी पूरी तरीके से भीग जाना। अब एक बात बताइए, गर्ल वाज व्हाट, बोल्ड, टाइट, कोल्ड या गोल्ड। ऑब्वियस सी बात है कोल्ड। अगर कोई बारिश में भीग जाएगा तो उसके लिए हम यहाँ पे अगर कॉन्टेक्स्ट में देखें तो बोल्ट तो हो नहीं सकता, क्योंकि देखिए बोल्ट का एक मतलब लॉक भी होता है, राइट, और गोल्ड का कोई सेंस नहीं है, टाइट का कोई सेंस नहीं है, तो कोल्ड हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट देखिएगा, हाँ ये क्वेश्चन अच्छा है। देखिए मुझे दो क्वेश्चन मतलब 2023 के अंदर 7 फिलर्स के क्वेश्चन दिए गए थे, उसके अंदर मुझे 2 क्वेश्चन अच्छे लगे, बाकी तो इजीएस्ट थे, हम इजी भी नहीं बोलेंगे, इजीएस्ट थे। जैसे मान लीजिए आप ये वाला क्वेश्चन देख लीजिए। खैर यहाँ पे ये जो ईडियम्स ऑप्शन के अंदर दिए गए थे सारे इतने फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं या ईडियम्स हैं कि यूजुअली स्टूडेंट को इनके बारे में पता होता है, बट अगर इस तरह के क्वेश्चन देते हैं और वहाँ पे आपको ईडियम नहीं पता होता है तो वो एक प्रॉब्लम हो सकती है। दूसरा, बाकी सब ईजी था, लेकिन मुझे एक पर्सनली ये लगा कि भाई अगर फ्रेजल वर्ब से रिलेटेड क्वेश्चन देता है तो वहां पे भी स्टूडेंट को प्रॉब्लम हो सकती है। रीजन बीइंग कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनको प्रॉब्लम होती है फ्रेजल वर्ब्स में, उनकी मीनिंग क्या होती है वो नहीं समझ पाते। तो चलिए इसको एक एक करके समझते हैं। जैसा मैंने अगर आपसे बोला किसी चीज को लेकर के होल्ड ऑन, तो होल्ड ऑन का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है इंतजार करना, वेट करना। होल्ड टू का मतलब क्या होता है, रिमेन लॉयल होता है। जैसे आप किसी के प्रति वफादार है ना, वफादार होना किसी के प्रति, ये बोल सकते हैं, ठीक है। या हम इसको दूसरे तरीके से बोल सकते हैं अबाइड बाई, यानी आज्ञा का पालन करना। तो हम इस कॉन्टेक्स्ट में भी इसका यूज कर सकते हैं कि मान लीजिए कोई रूल एंड रेगुलेशंस है या किसी की कोई आज्ञा है उसका पालन करना, उसके लिए भी हम होल्ड टू का यूज कर सकते हैं। किसी के प्रति वफादार रहना उसके लिए भी यूज कर सकते हैं। होल्ड अगेंस्ट, जैसे होल्ड के बाद यहाँ पे अगेंस्ट आ गया तो अगेंस्ट से हम सब लोगों को समझ में आ गया कि ये नेगेटिव कॉन्टेक्स्ट में ही यूज होगा, ठीक है। तो हम ये बोल सकते हैं कि टू हैव नेगेटिव फीलिंग टूवर्ड समवन, यानी किसी के प्रति नेगेटिव फीलिंग होना, ठीक है, नकारात्मक सोच होना इस तरीके के, या नफरत होना, ऐसा भी हम बोल सकते हैं। और अगर होल्ड ऑन टू की हम बात करते हैं तो टू कीप समथिंग दैट इज इंपॉर्टेंट। अब जैसे मैंने यहां पे बोला टू कीप समथिंग दैट इज इंपॉर्टेंट, या आप कह सकते हो दैट इज यूजफुल। ऐसी किसी चीज को रखना जो यूजफुल होता है, उपयोगी होता है या इंपॉर्टेंट होता है। तुरंत आपके दिमाग में एक सवाल आया होगा, किस चीज को रखने की बात हो रही है। जैसे मान लीजिए आपका कोई ओपिनियन है, ठीक है, या आपका कोई बिलीफ है, या आपकी कोई सोच है, कोई आइडियोलॉजी है, कोई विचार है, हम उनके बारे में बात कर रहे हैं। तो वो कहना चाहता है होल्ड ऑन टू दैट थॉट, इट विल बी ए ग्रेट आइडिया समडे। मतलब ये जो तुम्हारी सोच है इसको तुम रखो, मतलब रखो इन द सेंस की अपने, मतलब इस पे तुम स्टिक रहो, ठीक है, इस विचार को अपने मन में मतलब बनाए रखो। इट विल बी ए ग्रेट आइडिया समडे, एक दिन एक महान विचार साबित होगा। तो यहाँ पे हम ना तो होल्ड ऑन की बात कर रहे थे, ना होल्ड टू, ना होल्ड अगेंस्ट, यहाँ पे हो जाएगा आपका होल्ड ऑन टू। तो ये 2023 के अंदर ये 7 क्वेश्चंस आए थे जो मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिए। अब इसके बाद आप जितना भी देखोगे वो 2019 से 2022 के सारे क्वेश्चंस आप देखेंगे, ठीक है। धन्यवाद।
तो वीडियो एक बार फिर से बोलूंगा कि आपको पसंद आए तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू। ये चीजें करते रहेंगे। सबसे पहले शुरुआत करेंगे भाई 2019 से, और इसी तरीके से 2019 से लेकर के ये देखिए 2021 आ गया, और उसके बाद 2022 पे ला करके इसको खत्म करेंगे पूरा करके। और थोड़ा सा ये ज्यादा है नहीं तो इसे कंप्लीट कर लेते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन जो आपके सामने है वो ये है, ही बिकेम अ मिनिस्टर, ही डिडंट अलाउ एनी ऑफ हिज रिलेटिव्स टू लिव विद हिम। मैं यहाँ पे ना थोड़ी चीजें आप लोग को समझाना चाहूंगा, कुछ स्टूडेंट्स इसमें देखो कंफ्यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा एज लॉन्ग एज, इन केस, एज सुन एज, इन ऑर्डर दैट, ठीक है। कह रहा है ही बिकेम अ मिनिस्टर, मिनिस्टर बनते ही ही डिडंट अलाउ एनी ऑफ हिज रिलेटिव्स टू लिव विद हिम, मतलब वो अपने रिलेटिव्स के साथ रहना उसने बंद कर दिया, या ऐसे कह सकते हैं कि उसने अपने रिलेटिव्स को मना कर दिया कि भाई अब हम साथ नहीं रह सकते हैं। तो यहाँ पे ना पहले एक चीज ये देख लेते हैं, ये जो एज लॉन्ग एज लिखा हुआ है बहुत सारे लोगों को इसके बारे में नहीं पता होता है। मैं बताऊंगा आपको कि ये कंडीशन के लिए भी यूज किया जाता है, और कंडीशन के साथ ये ड्यूरेशन के लिए भी यूज किया जाता है, क्योंकि ये इस तरह की जो चीजें होती है ना वो कहीं ना कहीं स्टूडेंट को कंफ्यूज करती हैं, सर इनका यूज एक्चुअली में होता क्या है, ठीक है। अब जैसे मैं ये आप लोगों से बोलूं एज लॉन्ग एज, जैसे मान लीजिए मैं यहां पे लिखता हूं एज लॉन्ग एज आई रिमेंबर यू आई लिव, ठीक है। अब कह रहा एज लॉन्ग एज आई रिमेंबर यू आई लिव, या आप इसको ऐसे देखो, एक चीज और बताता हूं, आप इसको यहां ना लिख करके अगर आप इसको यहां भी लिख देंगे ना तो भी चलेगा, एज लॉन्ग एज आई लिव, यानी ये हमारा जो होता है वो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन होता है, उसको हम सबऑर्डिनेट क्लॉज के साथ लगा सकते हैं। तो कह रहा है कि मैं तुम्हें याद करूंगा जब तक मैं जीवित रहूंगा, तो कहीं ना कहीं यहां पे जो ये बता रहा है वो आपका क्या बता रहा है, आपने कहा सर ये ड्यूरेशन बता रहा है, ये ड्यूरेशन का मतलब हो गया ये टाइम का रेफरेंस दे रहा है, मतलब जब तक जिंदा रहूंगा तब तक तुम्हें याद करूंगा, तो आई रिमेंबर यू एज लॉन्ग एज आई लिव। अब आप बात करोगे सर अगर आपने ये ड्यूरेशन की बात करी तो यहाँ पे कंडीशन भी है, ठीक है। कंडीशन क्या होगा, मैंने कहा यू कैन कम हियर एज लॉन्ग एज यू आर क्वाइट, अगर तुम शांत हो तो तुम यहाँ पे आ सकते हो, मतलब अगर तुम कुछ नहीं बोलोगे, शोर शराबा नहीं करोगे, हल्ला नहीं करोगे, तो तुम यहाँ पे आ सकते हो। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे भी हमने एज लॉन्ग एज ही लिखा हुआ है, तो यहाँ पे भी एज लॉन्ग एज है, यहाँ पे भी एज लॉन्ग एज है, लेकिन ऊपर वाले में जो था ये तो ड्यूरेशन बता रहा था, लेकिन जो नीचे वाले में है वो तो कंडीशन बता रहा है। तो एक्चुअली क्या है ना, ये चीजें थोड़ी सी ट्रिकी होती हैं, तो इसमें क्या करना है कि जब भी ऑप्शन में आए तो थोड़ा तो पढ़ के आपको समझना पड़ेगा। कुछ चीजें बिल्कुल देखिए आप देखते ही नहीं बता सकते, बिल्कुल क्लियर कट नहीं होता, कुछ चीजों में आपको पढ़ना पड़ेगा, कॉन्टेक्स्ट को समझना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर करना पड़ेगा। तो ये दोनों बातें ध्यान रखिएगा। अच्छा, अगर मैं इन केस की बात करूं ना तो इसमें एक कंफ्यूजन थोड़ा सा स्टूडेंट को आता है, एक होता है आपका इन केस और एक होता है आपका इन केस ऑफ, दोनों ही बताते कंडीशन है, लेकिन ये क्या है, ये एक्चुअली में कंजंक्शन होता है, और ये आपका क्या होता है, ये आपका प्रेपोजिशन होता है। जिस तरीके से मैं अगर आपको बताऊं, एक आपका बिकॉज होता है और एक आपने देखा होगा बिकॉज ऑफ होता है। तो जो बिकॉज होता है वो तो कंजंक्शन होता है, जो बिकॉज ऑफ होता है वो प्रेपोजिशनल फ्रेज, या जिसको हम लोग प्रेपोजिशन बोल सकते हैं, यानी बताते दोनों ही रीजन है, यहाँ बताते दोनों ही कंडीशन है, लेकिन आपको थोड़ा सा बस ये समझ लेना है कि ये प्रेपोजिशन है, ये हमारा कंजंक्शन है। यानी कंजंक्शन का काम होता है दो सेंटेंस को आपस में जोड़ने का, और प्रेपोजिशन अपने बाद क्या लेता है, अपने बाद ऑब्जेक्ट लेता है। अगर आप देखिए कंफ्यूज ना हो तो मैं आपको बस एक एग्जांपल से चीजों को समझाना चाहूंगा, ठीक है, आपको तुरंत क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए मैंने यहीं पे लिखा कैरीज अ गन इन केस ही इज अटैक्ड। अब अगर इस सेंटेंस को देखोगे ना, कैरीज अ गन यहां पे जो लिखा है वो आपका एक सेंटेंस है, और यहां पे आपने ये जो ही इज अटैक्ड लिखा हुआ है ये आपका दूसरा सेंटेंस है। तो दो सेंटेंस को देखिए आपस में कनेक्ट हमने किससे किया, इन केस से किया। तो यहां पे ये इन केस किसके तरीके से काम कर रहा है, आपने कहा कंजंक्शन के तरीके से काम कर रहा है, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए मैं यही लिखने की ऐसे कोशिश करूं, इन केस ऑफ इमरजेंसी, इन केस ऑफ इमरजेंसी प्लीज कॉन्टैक्ट द पुलिस। अब अगर आप इस सेंटेंस में देखोगे ना, इन केस ऑफ इमरजेंसी प्लीज कॉन्टैक्ट द पुलिस, तो यहां पे इन केस ऑफ के बाद देखिए इमरजेंसी आया हुआ है, इमरजेंसी नाउन है, नाउन है यानी ये प्रेपोजिशन होगा, ऑब्वियस सी बात है,
और ये इसका ऑब्जेक्ट बन गया। तो इन चीजों को थोड़ा ध्यान रखिएगा। मैंने इसमें ज्यादा टाइम ले लिया, टाइम लेने के पीछे बस यही रीजन था कि क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि ये सारी चीजें हमें कंफ्यूज करती हैं, तो दैट्स वाई हमने टाइम लिया है। उम्मीद करता हूं थोड़ा बहुत चीजें आपको सीखने को मिला होगा। आंसर तो देखिए ये होगा, एज सुन एज, ये क्या करता है, टाइम को रेफर करता है, टाइम, ठीक है। तो यहाँ पे लगेगा तो यही, बाकी चीजें आपको उम्मीद करता हूँ कि क्लियर हो गया होगा। एक बार प्लीज बताना ना आप सभी लोगों को जो मैंने ये सिखाया है इसमें ज्यादा कंफ्यूजन तो नहीं है ना, या आप लोग बोर तो नहीं हुए? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है जब इस तरह की चीजें आए तो उस पर थोड़ा टाइम दे देना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं जैसे एज लॉन्ग एज होता है, हम पढ़ते बहुत बार हैं, या इन केस ऑफ पढ़ते बहुत बार हैं, लेकिन उसमें हमें कंफ्यूजन आता है, सही से चीजें क्लियर होती नहीं है। तो इस वजह से मैंने इस पर थोड़ा सा एग्जाम्पल के साथ आपको बताने की कोशिश करी है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पे, ठीक है। गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग सभी लोगों को। अगला आते हैं, वी रोहित फॉर द लास्ट 2 मंथ। अब यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, फॉर द लास्ट 2 मंथ। यहाँ पे हमारे सामने ड्यूरेशन है, यानी पीरियड ऑफ टाइम की हम लोग बात कर रहे हैं। तो पीरियड ऑफ टाइम के लिए यानी ड्यूरेशन के लिए हम 2 चीजों का यूज करते हैं, या तो प्रेजेंट परफेक्ट का यूज करते हैं या फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं, ठीक है। दोनों में से कोई भी कर सकते हो आप, लेकिन अब बात वही आएगी ना कि सर अगर कोई पीरियड ऑफ टाइम या ड्यूरेशन दिया गया है तो उसके लिए आपने बताया प्रेजेंट परफेक्ट का यूज होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का भी होता है। तो दोनों में से करें कौन सा? देखो जी, आपको एक सिंपल सी बात बता रहा हूं, जब कभी भी आपके सामने रिजल्ट गिवन हो, ठीक है, रिजल्ट गिवन हो सेंटेंस में, यानी कोई परिणाम दिया गया हो, तो उस कंडीशन में प्रेजेंट परफेक्ट लगाइएगा। अदरवाइज अगर आपकी जो वर्ब है वो स्टेटिव, स्टेटिव वर्ब का मतलब ये हो गया ऐसी कोई वर्ब दी गई हो जो स्टेट रेफर करती हो, यानी अवस्था बताती हो, यानी जिसका एक्शन से कोई लेना देना नहीं होता। क्योंकि जो हमारी स्टेटिव वर्ब्स होती हैं, जैसे स्टेटिव वर्ब्स की अगर मैं बात करूं आपसे, जैसे मैंने स्मेल बात करा आपसे, ठीक है जी। अब ये जैसे स्मेल वर्ब हो गई, अब ये एक स्टेटिव वर्ब होती है, तो इसका हम कंटिन्यूअस फॉर्म नहीं बना सकते हैं, तो इसे हम स्मेलिंग नहीं कर सकते हैं, राइट। उसी तरीके से वो जो सी लिखा हुआ है वो कैसी वर्ब है? आपने कहा सर स्टेटिव वर्ब है, तो जाहिर सी बात है कंटिन्यूअस तो उसका बनेगा ही नहीं, तो ये सब कुछ गलत है। यहां पे एक ही चीज हो पाएगी, हैवंट सीन, हैवंट सीन, ठीक है। अगला देखना नेक्स्ट, वी कुड सी वाइल्ड एलिफेंट्स बादिंग इन द रिवर। अब जरा यहां पे देखो, वी कुड सी, अब जैसे यहां पे एनी, सम, नन, अब हमें पता है कि सेंटेंस के अंदर हमने कोई भी नेगेटिव मीनिंग तो कन्वे करा नहीं है, तो हमें पता है ये तो नेगेटिव सेंटेंस में होता है, और नन भी तो नेगेटिव ही है, तो इन दोनों को हमने काट दिया, ठीक है। लॉट का कोई लेना देना है नहीं, क्योंकि यहाँ पे एलिफेंट्स की बात हो रहा है जो कि काउंटेबल नाउन है, काउंटेबल नाउन के लिए हमें सम ही लगाना पड़ेगा, तो इजी था। अगला देखो, दिस विजिट विल नॉट इंटरफेयर आवर प्लान्स। तो आपको देखो एक चीज बताना चाहूंगा मैं, यहाँ पे आप लोग लिख लेना इस चीज को, ये जो इंटरफेयर होता है, इंटरफेयर मतलब होता है हस्तक्षेप करना। इसके साथ हम जो प्रेपोजिशन यूज करते हैं वो विद का यूज करते हैं। जैसे मैंने यहां पे लिखा, द authorities did not interfere with us। तो यहां पे गौर करिएगा, इंटरफेयर के साथ प्रेपोजिशन विद का यूज होता है, तो यहां पे आप क्या लिख दोगे? विद लिख दोगे, विद। गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग, ठीक है। सभी लोग गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग से थोड़ा सा ऊपर उठिए। तो क्वेश्चंस पे आते हैं, एक बार मैं भी अपनी साइड से रिफ्रेश कर लेता हूं, और आप लोग भी लाइक और शेयर कर दो अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं किया है, ठीक है। और कोई डाउट हो या बहुत फास्ट हूं मैं तो वो भी आप लोग बता देना। अगला देखिए, द चिल्ड्रंस सीरीज रिकमेंडेड फॉर यंग रीडर्स। अब देखो चिल्ड्रंस सीरीज की बात हो रही है, तो यहाँ पे अ सेट ऑफ सीरीज की बात हो रही है, यानी एक ग्रुप की बात हो रही है, इंडिविजुअल रेफरेंस है। ये हमारा जो है सिंगुलर सब्जेक्ट है, और जाहिर सी बात है सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होगा तो वर्ब भी सिंगुलर होगा, ये सब हटा दीजिए। अच्छा, यहाँ पे देखिए ये दोनों तो प्लूरल थे, हट गए। यहाँ पे इज है, यहाँ पे हैज है। अब यहाँ पे ये जो हैज है ना, हैज रिकमेंडेड, ठीक है। अब वो अगर आप हैज रिकमेंडेड कर दोगे तो ये सेंटेंस बन जाएगा एक्टिव वॉइस में, ठीक है। अगर इज रिकमेंडेड करोगे तो ये सेंटेंस बन जाएगा पैसिव वॉइस में। ऑब्वियस सी बात है, ये जो चिल्ड्रन की सीरीज है किसी दूसरे के द्वारा रिकमेंड की गई होगी, उसने खुद को तो रिकमेंड किया नहीं होगा। ऐसा नहीं कि जैसे मान लीजिए बुक है, तो अगर मेरी क्लास है, अब मेरी क्लास तो आपको रिकमेंड करने आती नहीं है, या रिकमेंड मैं करता हूँ कि भाई मेरी क्लास देख लो, या कोई दूसरा रिकमेंड करता होगा, ठीक है। क्लास तो खुद रिकमेंड करती नहीं होगी, तो रिकमेंड किसी दूसरे के द्वारा किया गया होगा। सेंटेंस पैसिव में होगा, एक्टिव वाला हटा दो, पैसिव वाला लगा दो, यहाँ पे क्या हो जाएगा? इज हो जाएगा। आप इससे ऐसे भी देख सकते थे, आपको ना ही पता हो कि सब्जेक्ट सिंगुलर है प्लूरल है, हटा दो। यहाँ पे देखो रिकमेंडेड फॉर यंग रीडर्स, यहाँ पे बात हो रही है रिकमेंडेशन की,
यानी यहाँ पे वर्ब की तीसरी फॉर्म है। अब ये एक्टिव बने या पैसिव बने तो हम ऐसे भी देख सकते थे। अगला जैसे देखिएगा, यू माइंड लेंडिंग में योर बुक फॉर अ डे, कह रहा है कि अब यहां क्या लिखें, मे यू माइंड, नीड यू माइंड, वुड यू माइंड या कुड यू माइंड। अब यूजुअली अगर देखा जाए, अगर हम वुड का यूज देखिए, एक तो पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए भी करते हैं, अगर आपसे बहुत विनम्र निवेदन कोई कर रहा है उसके लिए भी करते हैं। अच्छा, वैसे मैं वुड का बताऊं तो ये पास्ट हैबिट के लिए भी यूज किया जाता है, यानी अगर भूतकाल में, पास्ट में आपकी कोई ऐसी हैबिट थी जो आप किया करते थे, उसके लिए भी खैर हम इसका यूज कर लेते हैं। और जो वुड होता है वो विल की पास्ट फॉर्म भी होती है। और अगर मैं नीड की बात करूं तो हम यहां बात करते हैं नेसेसिटी की, ठीक है, यानी जब किसी चीज को लेकर के आप करने को जरूरतमंद हो, या फिर अगर हम ऑब्लिगेशन की बात करते हैं, नेसेसिटी की बात करते हैं, तो उसके लिए भी यूज करते हैं। और यहाँ पे देखो, मे यूजुअली हम परमिशन वगैरह के लिए भी यूज करते हैं, है ना। और ये जैसे कुड हो गया, ये कैन का पास्ट फॉर्म होता है। अगर हम इसके लिए बात करें तो जैसे एबिलिटी शो करना है उसके लिए कर लेते हैं, एबिलिटी के साथ जैसे कैपेसिटी शो करना है तो उसके लिए कर लेते हैं। तो यहाँ पे एक्चुअली मैं पोलाइट रिक्वेस्ट की बात कर रहा हूं, तो पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए वुड हो जाएगा, वुड यू माइंड लेंडिंग मी योर बुक फॉर अ डे, क्या तुम एक दिन के लिए अपनी किताब मुझे उधार दे दोगे। अगर आप अपनी किसी से कोई किताब मांग रहे हैं या कोई भी सामान, कोई भी चीज मांग रहे हैं, तो आप ऑब्वियस सी बात है रिक्वेस्ट करेंगे, है ना। दादागिरी करके तो लेंगे नहीं, नहीं मुझे चाहिए दो, नहीं तो मैं तुम्हें 2 घूंसा मार दूंगा, ऐसा तो करेगा नहीं इंसान, ठीक है, वुड हो जाएगा। हाँ जी, अगला देखिए, द आर्टिस्ट विल अराइव एन आवर, देखो कह रहा आर्टिस्ट जो है विल अराइव, वो पहुंचेगा विद इन एन आवर, बिटवीन एन आवर, अलोंग या बिफोर। देखो अलोंग का यूज हम करते हैं पैरेलल चीजों के लिए, कहने का मतलब ये हुआ, जैसे अलोंग द रिवर मैंने बोला, अलोंग द रोड बोला, तो जैसे ही वॉक्स अलोंग द रिवर, तो कहने का मतलब ये हुआ जैसे ये नदी बह रही है, ऐसे नदी बह रही है, ऐसे उसके बिल्कुल सीधे में, बिल्कुल पैरेलल वो भी टहलता है। जैसे ये रोड गई है तो हम लोग फुटपाथ पे चलते नहीं है, तो देखो इसके पैरेलल चलते हैं, तो इसके लिए हम अलोंग का यूज करते हैं। और बिफोर होगा नहीं, बिटवीन दो के बीच में होता है, यहाँ पे विद इन हो जाएगा। जैसे मैंने कहा आई विल बी बैक विद इन एन आवर, मतलब मैं आधे घंटे के अंदर वापस आ जाऊंगा। जब कोई अलॉटेड टाइम हो आपके पास और उसके अंदर किसी कार्य को करना हो तो विद इन का यूज करते हैं। तो 2019 मेंस के अंदर आप देख रहे होंगे पूरे के पूरे ग्रामर भरे पड़े हैं, और यूजुअली 2022 तक आपको ज्यादा से ज्यादा ग्रामर का ही देखने को मिलेगा, ठीक है। अभी तक आप जितने भी क्वेश्चन देखो, अगर आपने ध्यान दिया होगा, सब ग्रामर बेस्ड है। अगला जैसे आ गया, ये भी वही चीज है, द पुलिस विल रिगार्ड इट एज एन एक्सीडेंट, एनी एविडेंस टू द कॉन्ट्ररी इज फाउंड। अब कह रहा है कि पुलिस इसे तब तक दुर्घटना मानेगी जब तक आप कोई सबूत ना पेश कर दो, ठीक है। अब यहां पे स्टिल है, व्हेनेवर है, अदरवाइज है, अनलेस है। अब देखो जी, जैसे ये स्टिल है ना, जैसे मैंने आपसे बोला आई एम स्टिल वेटिंग फॉर यू, मैं अभी भी तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। तो एक्चुअली ये जो स्टिल यहां पे आपने लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है इवन नाउ, इवन नाउ। अब जैसे कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, जब उनसे पूछा जाता है कि स्टिल का मतलब क्या होता है, कहते हैं अब तक। ये सब मत बोला करिए। एक्चुअली क्या है ना कि वो जो हिंदी मीनिंग होती है उनका एग्जामिनेशन से कोई लेना देना नहीं होता, वो अपनी समझ के लिए बेहतर हो गई, ठीक है, अलग बात है, लेकिन सीखा ऐसे ही करिए। इसका मतलब इवन नाउ होता है। और ये क्या करता है, ये अगर मैं बात करूं आप लोगों से, तो अगर कोई चीज बहुत लंबे समय से चल रही है तो उसको लेकर के सरप्राइज शो करता है। तो आप यहां पे लिख सकते हैं कि कंटिन्यूटी का सरप्राइज शो करता है, कंटिन्यूटी का सरप्राइज शो करता है। अब आप कहोगे सर कंटिन्यूटी का सरप्राइज मतलब क्या हो गया। जैसे मान लीजिए एक लड़का है, वो किसी लड़की का इंतजार कर रहा है, आपने देखा सुबह 8 बजे बैठा और रात के 8 बज गए, तो आप कहोगे यार मतलब कोई भी सरप्राइज हो जाएगा, 12-12 घंटे से इंतजार कर रहा है, तो मतलब ही इज स्टिल वेटिंग फॉर हर। तो किसी कंटिन्यूटी को लेकर के अगर आप सरप्राइज हो गए, उसके लिए स्टिल यूज करते हैं, ठीक है। अब यहां पे देखिए वेनेवर, वेनेवर बना है वेन से, तो ये ऑब्वियस सी बात है टाइम को रेफर करेगा। अब भाई देखो अदरवाइज वाले मामले में आते हैं, यहां पे कुछ स्टूडेंट कंफ्यूज हो सकता है अदरवाइज को लेकर के। अदरवाइज एक तो कंसिक्वेंस बताता है। आप कहोगे कंसिक्वेंस मतलब क्या होता है, मैंने कहा कंसिक्वेंस मतलब होता है रिजल्ट, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, रिजल्ट। सुन लीजिए, मैं आप लोगों को, देखो आंसर आप लोग दे रहे हो, बड़ी अच्छी बात है, मैं आंसर पे तो आऊंगा, लेकिन आपको यह भी सीखना मेरे हिसाब से जरूरी है ना। तो इसको भी समझते रहिएगा साथ में। जैसे पॉसिबल आउटकम जिसे हम कहते हैं, चाहे आप इसको पॉसिबल आउटकम बोलिए, चाहे आप इसको रिजल्ट बोलिए, चाहे आप इसको कंसिक्वेंस बोलिए, हिंदी में परिणाम बोल लीजिए, इसके लिए भी हम यूज करते हैं। और इसका दूसरा जो मीनिंग होता है ना, इसका यूज हम इफ नॉट के लिए भी करते हैं।
इफ नॉट यानी कंडीशन बताने के लिए, दोनों चीजों के लिए आप यूज कर लो। अब आप कहोगे सर एग्जाम्पल अगर दो दे दोगे ना तो हमें बातें क्लियर हो जाएगी। देखो एक एक करके भाई समझ लेना। जैसे यू मस्ट वर्क हार्ड, यू मस्ट वर्क हार्ड अदरवाइज यू विल फेल। अब एक सेंटेंस ये हो गया कि तुम्हें कठिन परिश्रम करना चाहिए अदरवाइज यू विल फेल। अब आपको बताना यहां पे परिणाम है या इफ नॉट, इफ नॉट मतलब कंडीशन से रिलेटेड हो गया, ठीक है, या तो कंडीशन है, ये भी आपको देखना है। अच्छा जी, दूसरा अगर मैं लिखूं आई होप सी रिपोर्ट्स ऑन टाइम, आई होप सी रिपोर्ट्स ऑन टाइम अदरवाइज। अब जरा दोनों सेंटेंस में एक चीज देखना आप लोग, यहां पे भी मैंने अदरवाइज ही लिखा है, यहां पे भी मैंने अदरवाइज लिखा है। हिंदी मीनिंग निकालोगे तो हो सकता है थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओ, ठीक है, लेकिन अगर समझने की कोशिश करोगे ना भाई, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो चीजें समझ में आ जाएंगी। जैसे मैंने सी विल बी शॉक्ड लिख दिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे यू मस्ट वर्क हार्ड अदरवाइज यू विल फेल, तो पहले वाले में कह रहा है कि अगर कठिन परिश्रम नहीं करोगे तो तुम फेल हो जाओगे। तो यहां पॉसिबल आउटकम बता रहा है। पॉसिबल आउटकम मतलब, आउटकम मतलब होता है रिजल्ट यानी परिणाम, पॉसिबल मतलब संभावना, भविष्य में होने वाला परिणाम। अब यहां पे कह रहा आई होप सी रिपोर्ट्स ऑन टाइम, मैं आशा करता हूं कि वो रिपोर्ट जो है टाइम पर करती है। अदरवाइज सी विल बी शॉक्ड, यानी यहां पे जो मतलब है उसका क्या है, इफ नॉट यानी कंडीशन, यहां पे इसका मीनिंग है इफ नॉट। तो ये सब थोड़े से, मतलब मैं कह रहा हूं कि इंग्लिश में कुछ चीजें जो थोड़ी सी ट्रिकी होती हैं, थोड़ा सा क्रिटिकल होता है, अगर इसमें हल्का सा दिमाग लगाया जाए तो चीजें बेहतर बन सकती हैं। और अनलेस की बात करूं तो अनलेस का मतलब क्या होता है, इफ नॉट ही होता है। और ये क्या बताता है, आपने कहा सर ये कंडीशन बताता है, ठीक है, कंडीशन बताता है अनलेस। तो यहां पे बताइए आंसर क्या हो जाएगा, एक बार इसका आंसर सभी लोग बताइएगा। दोनों चीजें मैंने बता दी। द पुलिस विल रिगार्ड इट एज एन एक्सीडेंट अनलेस एनी एविडेंस टू द कॉन्ट्ररी इज फाउंड। तो वहां पे क्या हो जाएगा, कंडीशन की बात हो रही है यानी अनलेस का यूज कर लीजिएगा यहाँ पे। ये पहले बताओ किसी को, कोई स्टूडेंट को डाउट है, अगर हो तो देखो बता देना। अगर मैं ये कह रहा हूं कि आप मेंस की तैयारी अभी नहीं कर रहे हैं तो भी आप बहुत फोकस होकर के पढ़िए, क्योंकि ये चीजें आज नहीं तो कल आपके हिस्से लगनी है। और जिस तरीके से मैं चीजों को बता रहा हूं तो ये आपको इस तरीके से तो रिजल्ट लाने के लिए तो पढ़ना पड़ेगा। इतने लाख कैंडिडेट्स के अंदर अगर अपनी एक जगह बनानी है नौकरी में तो आपको तो अच्छे से चीजों को समझना पड़ेगा। जैसे लिखा है द चेयर वाज डिस्कार्डेड बाय द टेनेंट, ठीक है। अब चेयर क्या है, नाउन है। ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे हमें एडजेक्टिव चाहिए। तो कभी भी वर्ब की बात करूं तो वर्ब का यहाँ पे पहला या दूसरा फॉर्म कभी एडजेक्टिव हो ही नहीं सकता। तो ब्रॉक होगा नहीं, ब्रेक होगा नहीं, ब्रोकिंग, ब्रोकिंग सा कुछ होता नहीं है, ब्रोकन चेयर हो जाएगा, ठीक है। टूटी हुई कुर्सी की बात करें, ठीक है। अगला देखिएगा नेक्स्ट, ही इज एन ऑनेस्ट मैन एंड हिज कंडक्ट इज सस्पिशन। अब इसका थोड़ा सा चीजों को समझना, कह रहा ही इज एन ऑनेस्ट मैन, वह एक ईमानदार व्यक्ति है, एंड हिज कंडक्ट इज सस्पिशन। तो जब तक आप इसका कॉन्टेक्स्ट नहीं समझोगे ना तब तक आप मीनिंग गलत कर दोगे, तब तक आपके पल्ले कुछ नहीं पड़ेगा। आप सोच रहे होगे ओवर सस्पिशन लिखूं, बिलो सस्पिशन लिखूं, एबव सस्पिशन लिखूं या अगेंस्ट सस्पिशन लिखूं, कोई बता सकता है? मैं बताऊं इसका मतलब क्या है। वो कह रहा है कि ही इज एन ऑनेस्ट मैन दैट्स वाई ही कांट बी सस्पेक्टेड। तो कह रहा है कि वो इतना ईमानदार व्यक्ति है ना कि उस पर शक नहीं किया जा सकता। जैसे कुछ लोग होते नहीं है कि इतने ज्यादा ईमानदार होते हैं या वो दिखावा करते हैं या होते हैं जो भी है, तो अगर कोई व्यक्ति आपको बहुत ईमानदार लगता है तो आपका शक उस पर जाएगा ही नहीं। आप पूरी दुनिया के ऊपर शक कर लोगे लेकिन उसके ऊपर नहीं शक करोगे। तो वो कह रहा है कि वो इतना ईमानदार है कि यू कांट बी सस्पेक्टेड, ठीक है, आप उस पर शक नहीं कर सकते हैं। तो वही कह रहा है एबव सस्पिशन, एबव सस्पिशन, एबव 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 सस्पिशन मतलब ये हो गया जैसे होता ना, जैसे मैं बोलूं कि कोई चीज परे हो जाए किसी चीज के, ठीक है, तो वो एबव सस्पिशन है, मतलब आप उस पर शक नहीं कर सकते। तो यहाँ पे एबव लिखना पड़ेगा। देखो एक लोग कह रहे हैं अगेंस्ट सस्पिशन, वहां पे सस्पिशन भी लिखा है, वहां पे अगेंस्ट भी लिखा हुआ है, तो गलत हो जाएगा। बिलो का तो कोई मतलब है नहीं, तो यानी जिन लोगों ने यहाँ पे एबव किया होगा एबव सही है, ठीक है, एबव सस्पिशन। अगला देखिए, अब यहाँ पे लिखा है देयर नो रिपोर्टर्स ऑन द प्लेटफॉर्म, ही हैड टू कैरी हिज लगेज हिमसेल्फ। अब वो कह रहा है कि प्लेटफॉर्म के ऊपर कोई भी पोर्टर नहीं था, कोई भी कूली नहीं था, कोई भी कूली नहीं था
जिसकी वजह से उन्हें अपना सामान खुद ढोना पड़ा था। अब यहाँ पे आपको देखिए बताना चाहूंगा, गोइंग का तो कोई लेना देना है नहीं, यहाँ पे हैविंग जो है वो पोजीशन बताता है, यानी अधिकार वगैरह, ठीक है, ये सारी चीजें। अब यहाँ बीन है, बीन मतलब हो गया एग्जिस्टेड और बीइंग मतलब हो गया एग्जिस्टिंग, ठीक है, मतलब मीनिंग दोनों के सेम है, लेकिन थोड़ा सा पास्ट वाला सीन आ गया। बी अगर ने बीन लिखा तो बीन मतलब एग्जिस्टेड होता है, और बीन का एक मतलब और होता है, यानी विजिटेड भी होता है, यानी कहीं पे जाना, कहीं पे मिलना। तो कह रहा बीइंग नो रिपोर्टर्स, बीइंग नो रिपोर्टर्स ऑन द प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म पे कोई रिपोर्टर्स ना होने के नाते कोई लोग नहीं था, मतलब कोई एग्जिस्टेंस वहां पे उनकी नहीं थी, ठीक है, वहां पे वो लोग उपस्थित नहीं थे, तो उनको सामान खुद ढोना पड़ा था। जैसे हम लोग कहते हैं ना बीइंग अ स्टूडेंट, कभी नोटिस किया है, बीइंग अ स्टूडेंट, बीइंग अ टीचर, ठीक है, बीइंग अ लीडर, ये मेरी ड्यूटी है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बीइंग हो जाएगा, बीइंग इज द करेक्ट आंसर। अगला देखिएगा, द हॉल वाज स्पेसियस टू अकोमोडेट ऑल द गेस्ट, मतलब हॉल क्या था, इतना ज्यादा स्पेसियस था, टू अकोमोडेट ऑल द गेस्ट, जिसमें सारे गेस्ट आराम से रह सकते थे, कोई दिक्कत नहीं थी। तो ऑब्वियस सी बात है स्पेसियस ऑल्सो फेयरली रेदर नहीं होगा, एनफ हो जाएगा। देखिए फेयरली और रेदर की अगर मैं आप लोगों से बात करूं, तो जैसे फेयरली हम तब यूज करते हैं जब हम कोई अग्रीएबल क्वालिटी बताते हैं। अब आप कहोगे ये अग्रीएबल क्वालिटी क्या है, और अगर इसकी बात अगर हम लोग करें ना, तो अग्रीएबल का उल्टा आप कर लीजिए, ठीक है, मतलब ये हमें बात करूं पॉजिटिव चीजों के लिए फेयरली, और नेगेटिव चीजों के लिए क्या होता है, रेदर। जैसे आपने कहा ही इज अ फेयरली, मान लीजिए हमने इतना लिख दिया, ही इज फेयरली करप्ट, ठीक है। अब आप कहोगे सर ये सेंटेंस गलत है, सेंटेंस इस वजह से गलत है क्योंकि आपने यहाँ क्या लिखा है, आपने कहा करप्ट लिखा है। करप्ट कैसी मीनिंग देता है, आपने कहा नेगेटिव मीनिंग कन्वे करता है। नेगेटिव के लिए क्या लिखना पड़ेगा, आपने कहा सर रैदर लिखना पड़ेगा, ही इज रैदर करप्ट। लेकिन अगर मैं ऐसे लिखूं, सी इज अ रैदर ब्यूटीफुल गर्ल, अब आप कहोगे सर यहाँ पे आपने क्या लिखा, ब्यूटीफुल गर्ल, यानी खूबसूरत लड़की की बात कर रहे हो, तो ये तो पॉजिटिव है। यहाँ पे क्या लिखोगे, फेयरली, सी इज अ फेयरली ब्यूटीफुल गर्ल, तो ध्यान रखना इन दोनों चीजों का। खैर यहाँ पे क्या लगेगा, आपका एनफ लगेगा, ठीक है, समझ गए। स्पेसियस का क्या मीनिंग है सर, इनको चुल्लू भर पानी ढूंढ रहा हूं मैं कहीं पे, रहने दो, अभी तो नहीं है, ये थोड़ा सा है, लेकिन ये एक्चुअली पीने के लिए मैंने रखा हुआ है, तो बाद में ठीक है करता हूं मैं, कहीं पानी मिलेगा तो नाक रगड़ लूंगा अपनी। एवरीथिंग हैपेंड सो क्विकली सी फेल्ट डेज्ड, अब यहाँ पे देखिए आपको बताना है, एवरीथिंग हैपेंड सो क्विकली दैट सी फेल्ट डेज्ड, तो यहाँ पे आप देख रहे होगे सो लिखा हुआ है, सो, ठीक है, तो सो के साथ यूजुअली हम दैट लिखते हैं, सो सिंस, सो देन, या सो देन नहीं, सो दैट हो जाएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैं आपसे ये बोलूं, आई विल गो बाई कार, आई विल गो बाई कार so that I could bring more luggage, मैं कार से जाऊंगा जिससे मैं ज्यादा से ज्यादा सामान ले जा सकूं, ठीक है। अब यहां पे आप देखोगे ना, सो दैट एक्चुअली सो दैट हो गया या इन ऑर्डर दैट हो गया, ये किन के लिए यूज करते हैं, हम लोग पर्पस के लिए यूज करते हैं। जैसे पर्पस मतलब उद्देश्य हो गया, कि मतलब वह सी और ब्लैक ग्लासेस दैट नो बडी कुड रिकॉग्नाइज हर, वह काले चश्मे पहनती है जिससे उसे कोई पहचान न सके, है ना जी। तो यहां पे याद रखिएगा सो के साथ दैट लगाएंगे, सो दैट, ठीक है। चलिए अगला देखिए, एवरीवन इन द फैमिली बीन क्वेश्चनड अबाउट द थेफ्ट, इन क्या है, प्रेपोजिशन है, द फैमिली इस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, एवरीवन सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब हो जाएगा, आर हैव यहां पे हटा दीजिए, और यहां हैज बीन क्वेश्चनड हो जाए या इज बीन क्वेश्चनड हो जाए, तो आप कहोगे सर इज बीन का तो कोई सेंस नहीं बनता, तो हैज बीन क्वेश्चनड हो जाएगा, ठीक है। कार्ट लोडेड विद मैंगोज टर्न्ड अपसाइड डाउन ऑन मेन रोड, अब यहां पे आपको आर्टिकल भरना था, तो देखो मैंने आपको एक चीज बताई थी, मतलब दो बेसिक बातें बताऊंगा। पहला मैंने ये बताया था कि अगर हम स्पेसिफिक सेंस की बात करें, है ना जी, तो उसके लिए
हम लोग क्या यूज करते हैं, आपने कहा द का यूज करते हैं। आर्टिकल पूरा कंप्लीट यूट्यूब पे ही पढ़ा रखा है, आप उसको एक बार देख लीजिएगा। और मैंने आपसे कहा था कि अगर हम लोग नॉन स्पेसिफिक सेंस की बात करें, या आप इसको ऐसे कह सकते हो कि अगर हम किसी चीज को जनरल सेंस में कन्वे करें, जनरल सेंस मतलब ऐसा होता है कि जब हम किसी चीज को मतलब कोई बात बोलते हैं तो जो सब पर लागू हो, इन जनरल मतलब कोई स्पेसिफिक इंडिविजुअल पे ना होकर के सब पर, तो जनरल सेंस उसको बोलते हैं या नॉन स्पेसिफिक बोलते हैं। या एक चीज और ध्यान रखना है कि जब हम किसी चीज को फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस करते हैं, पहली बार जब हम किसी चीज को इंट्रोड्यूस करते हैं, तो इन सारी चीजों के लिए हम ए या एन का यूज करते हैं अकॉर्डिंग टू साउंड। कंसोनेंट साउंड होगा तो ए, वॉवेल साउंड होगा तो एन। अब यहां पे देखिए पहली बार कह रहा है कार्ट लोडेड। अब कार्ट को पहली बार इंट्रोड्यूस किया है तो अ लिख दीजिए, अ कार्ट लोडेड विद मैंगोज टर्न्ड अपसाइड डाउन, कहां पे, ऑन द मेन रोड। ठीक है, तो यहां पे अ, उसके बाद द, यानी तीसरा देखो यहां पे द लिख रहे हैं। भाई मैंने बहुत सारी चीजें आप लोगों को, अरे इसका जुगाड़ करना पड़ेगा, ये बार बार फंस जाता है। तो जिंदगी फंसी हुई, ऊपर से ये तार फंसा हुआ, छूट जा भाई, अब क्या घुस के ही मानेगा इसमें। चलिए अगला देखिएगा, 2019 हमने कंप्लीट कर लिया। अगर आप भाई नोटिस करो यहाँ पे 2019 मेंस के अंदर जितने भी क्वेश्चन आए टीयर 2 के अंदर, सारे के सारे ग्रामर बेस्ड थे। मुझे नहीं लगा कहीं पे एक ऐसा मुझे सिंगल वर्ड देखने को मिला हो जिसमें हमें वोकेबलरी की नीड पड़ी हो, यानी पूरा का पूरा ग्रामर। तो अब थोड़ा 2020 में ऑब्जर्व करते हैं कि इसमें क्या सीन रहा। तो चलो इसमें शुरुआत हो गई वोकेबलरी की। तो कह रहा है कि इन द अब्सेंस ऑफ द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल के गैर मौजूदगी में द वाइस प्रिंसिपल फॉर हिम। तो हमें कहीं ना कहीं इसका कॉन्टेक्स्ट समझ में आ गया कि जब प्रिंसिपल अनुपस्थित थे तो उस टाइम वाइस प्रिंसिपल को चार्ज दे दिया गया होगा। तो अगर मैं डिप्यूट की बात करता हूं तो डिप्यूट मतलब तो भाई होता है किसी को अपॉइंट करना, एक्सचेंज मतलब तो अदला बदली होता है। ठीक है, इसको हटा दें। ऑफिशिएट लिखा है, रिप्लेस लिखा हुआ है। ऑफिशिएट का मतलब क्या होता है, इंचार्ज, यानी किसी चीज का चार्ज किसी को पकड़ा देना, इंचार्ज बना देना। तो आप देखो ना यहाँ पे इन द अब्सेंस ऑफ द प्रिंसिपल द वाइस प्रिंसिपल ऑफिशिएट्स फॉर हिम, क्या हो जाएगा, ऑफिशिएट्स, क्या हो जाएगा, रिप्लेसेस। क्या बात है, अनुराग सिंह और अंकिता सिंह के लिए तालियां रुकनी नहीं चाहिए, तब तक बजाइए जब तक हाथों में छाले ना पड़ जाएं। भाई यहाँ पे क्या है, ठीक है, इसका मतलब होता है टेक इन चार्ज, टेक इन चार्ज हो जाएगा। ठीक है, या आप ऐसे कह सकते हो टेक चार्ज, या यहां पे आप ये लिख सकते हैं ऑफिशियल इंचार्ज, और करके क्या लिख लीजिए, ऑफिशियल इंचार्ज। ये चीज होता है। तो जब प्रिंसिपल अब्सेंस होंगे तो आप वाइस प्रिंसिपल को क्या कर दोगे, उनके लिए रिप्लेस कर दोगे। रिप्लेसमेंट मतलब क्या होता है पता है, अगर मान लीजिए ये रिमोट है, ये रिमोट को अगर आपने रिप्लेस कर दिया, इसकी जगह पे नया लाओगे, इसकी एग्जिस्टेंस अब खत्म हो गई, ये होता है रिप्लेसमेंट। कहते हैं ना कि अगर किसी का ब्रेकअप हो गया है तो कहते हैं कि देखो मेमोरी रिप्लेस तो नहीं कर सकते आप सभी लोग, क्योंकि अगर मेमोरी का रिप्लेसमेंट हो जाए, यादें खत्म हो गई, तो ऑब्वियस सी बात है दुख भी खत्म हो गया, क्योंकि यादें जो है उस पर्टिकुलर इंसान की नहीं है। जो दुख है, मतलब जो दुख है उस पर्टिकुलर इंसान का नहीं है, वो दुख उसकी मेमोरी का है, जो आपने इतने टाइम से स्टोर कर रखा है अपने दिमाग के अंदर। अगर उसी चीज को हम रिप्लेस कर दें, मतलब किसी और चीज को भर के उसको हटा दें, तब जाकर के दुख खत्म हो गया आपका। तो रिप्लेस कैसे कर दोगे, उसको इंचार्ज बनाओगे ना, ऑफिशिएट। ठीक है, अगला देखिएगा नेक्स्ट, द वर्कर्स। अब यहां पे भी कुछ लोग कंफ्यूज हो सकते हैं, लिखा है वर्कर्स अगेंस्ट द न्यू लेबर लॉ। तो वर्कर्स हैं वो अगेंस्ट थे, किसके अगेंस्ट थे, जो न्यू लेबर लॉज थे, यानी जो नए लेबर लॉ आए थे उसके अगेंस्ट थे। अब यहां पे देखिए कुछ शब्द दिए गए हैं, पहले इनकी मीनिंग समझते हैं। जैसे यहां पे दिया हुआ है अपोज, अच्छा जी, हो सकता है कुछ लोगों को कंफ्यूजन हो जाए इन दोनों के अंदर, इसका मीनिंग हो सकता है कुछ स्टूडेंट को पता ना हो, अगर पता होगा तो कंफ्यूजन पक्की सी बात आएगी, लेकिन मैं बताता हूं। डिसेंट का मतलब देखिए होता है डिसएग्रीमेंट, डिसएग्रीमेंट का मतलब होता है असहमति। इम्प्लीकेट का मतलब होता है भाई कॉम्प्लिकेट, यानी जिसे हम लोग इंट्रिकेट भी कहते हैं,
जिसे हम लोग बोलते हैं जटिलता, चाहे कॉम्प्लिकेट बोलिए, चाहे यहाँ पे आप क्या बोल दो, इंट्रिकेट बोल दो, या आप यहाँ पे ट्विस्ट भी बोल सकते हो। अपोज मतलब देखो क्या होता है, इसका मतलब होता है डिसअग्री विद प्लान, एक्शन या ओपिनियन या बिलीफ। यानी जैसे बिलीफ मतलब विश्वास हो गया, ओपिनियन मतलब विचार हो गया। जब कोई भी व्यक्ति किसी योजना से असहमत हो, किसी के प्लान से असहमत, जो प्लान योजना हो गया, किसी के एक्शन से असहमत हो, किसी के विचार से असहमत हो, किसी के बिलीफ से असहमत हो, उसके लिए हम लोग अपोज बोलते हैं। लेकिन ये जो रिमॉन्स्ट्रेट लिखा हुआ है ना, रिमॉन्स्ट्रेट का मतलब होता है कंप्लेन करना, यानी प्रोटेस्ट करना, यानी कंप्लेन करना। तो यहां पे जो लॉ था ना, यानी जो न्यू लेबर लॉ आया था, उसके लिए जो वर्कर्स थे उन्होंने क्या करा, प्रोटेस्ट करा, उन्होंने कंप्लेन करा, उन्होंने शिकायत करी। ठीक है, तो यहां पर रिमॉन्स्ट्रेटेड लिखना पड़ेगा, ना कि अपोज लिखना पड़ेगा। तो ये तीनों तो वैसे कट गए। ठीक है, बचा हमारे पास एक ही, यानी पहला। तो यहां पे जिन लोगों ने डी लिखा हुआ है, डी इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि उन्हें इसका मीनिंग ही ना पता रहा होगा शायद कि रिमॉन्स्ट्रेट का मीनिंग होता क्या है। तो इस वजह से वो सीधा आ गए अपोज पे, क्योंकि वो साफ साफ दिख रहा था अपोज द अगेंस्ट, बट यहाँ पे रिमॉन्स्ट्रेटेड अगेंस्ट हो जाएगा। तो ध्यान रखना, ये छोटी छोटी चीजें आपके एग्जामिनेशन में गलतियों का कारण बनेगी और आपको लगेगा हम सही करके आए हैं, मोटा मोटा हिसाब लगा देंगे, और जब मोटा हिसाब पतला बन जाता है तब दुख होता है। अगला जैसे देखिए, द मोर ही ट्राइड टू सॉल्व द मिस्ट्री, द मोर ही फेल्ट। एक्चुअली पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बताना चाहूंगा। जैसे मैंने आपसे कहा था कि जब हम लोग रिलेटिव इंक्रीज और डिक्रीज की बात करते हैं, अब आप कहोगे ये रिलेटिव इंक्रीज और डिक्रीज क्या होता है सर? देखो ये होता क्या है, जैसे मैंने आपसे कहा कि द मोर ही अर्न्स, वह जितना कमाता है, द मोर ही स्पेंड्स, वह उतना ही खर्च करता है। मैंने कहा द हायर यू गो, आप जितनी ऊंचाई पे जाते हो, द कूलर इट इज, वह इतना ही ठंडा हो जाता है। यानी आप जितनी ऊंचाई पे जाओगे उतना ही ठंडा आपको देखने को मिलेगा। तो ये रिलेटिव इंक्रीज डिक्रीज है, जितना कमाता है उतना खर्च करता है। इस कंडीशन में देखिए कंपैरेटिव डिग्री और यहाँ पे भी कंपैरेटिव डिग्री, और इन दोनों के पहले आपको द लगाना पड़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, पूछा जाता है एग्जाम में। जैसे यहाँ देखो, जितनी ऊंचाई पे आप जाओगे उतना ही ठंडा होगा। तो यहाँ पे भी देखिए आपका कंपैरेटिव डिग्री, यहाँ पे भी आपका कंपैरेटिव डिग्री, इसके पहले भी द और इसके पहले भी द। अब यहाँ देखिए कह रहा है कि द मोर ही ट्राइड टू सॉल्व द मिस्ट्री, वह जितना ही इस मिस्ट्री को सॉल्व करने की कोशिश करता है, द मोर ही फेल्ट, मतलब कहना चाहता है वो उतना ही कंफ्यूज हो जाता है ना। अब यहाँ पे अगर आप चीजों को समझ पाए होगे तो हम्बल तो होगा नहीं, हम्बल मतलब माइल्ड होता है। अब आपने कहा सर कंफ्यूजिंग लिखा है और यहाँ पे परप्लेक्स लिखा हुआ है, ठीक है। अब परप्लेक्स और कंफ्यूजिंग ये दोनों तो आपस में भाई सिनोनिम हो गए, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। और इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब तो हार्टलेस होता है। आप कहोगे सर हार्टलेस का कोई लेना देना तो है ही नहीं है, अनफीलिंग हार्टलेस कोई मतलब नहीं है। तो द मोर ही ट्राइड टू सॉल्व द मिस्ट्री, द मोर परप्लेक्स्ड ही फेल्ट। तो जाहिर सी बात है यहां पे बात पास्ट की हो रही है, तो कंफ्यूजिंग नहीं होगा, परप्लेक्स्ड लगाना पड़ेगा, परप्लेक्स्ड ए। ठीक है, अगला देखिएगा, ही वॉज एट हिज ब्रदर्स रिफ्यूजल टू हेल्प हिम फिनेंशियली। अब कह रहा है ही वॉज, अब ही वॉज इंडिग्नेंट, ही वॉज इंडाइक्ट, ही वॉज इंचेंट, ही वॉज एनमोर। अब पहले तो मैं मीनिंग आपको बता देता हूं, क्योंकि कुछ स्टूडेंट ऐसा हो सकता है कि जिसको इनमें मीनिंग में प्रॉब्लम आ रही हो। अगर मीनिंग में प्रॉब्लम आ रही होगी तो उससे तो वैसे नहीं बनेगा। वो करेगा क्या, कुछ को छोड़ेगा, कुछ ऑप्शन में तुक्का मारेगा कि यार इसकी मीनिंग ही नहीं आ रही है, अब ये तो छोड़ दो, इसमें करें या क्या करें, है ना। तो चलो मैं एक एक करके पहले हर चीज आपको बता देता हूं, इनकी मीनिंग होती क्या है। इसका मतलब क्या होता है, फॉल इन लव। फॉल इन लव का मतलब ये हो गया कि किसी के प्यार में पड़ जाना, या जरूरी नहीं है कि वो कोई इंसान हो। ये तो मैं तार से बड़ा परेशान हूं, इसका जुगाड़ में, एक सेकंड रुकिएगा आप सभी। करता हूं, इसका कुछ करना पड़ेगा। फॉल इन लव मतलब हो गया किसी के प्यार में पड़ जाना। जैसे आप हो सकता है कि किसी इंसान के प्यार में पड़ जाओ, या किसी चीज के प्यार में पड़ जाओ। जैसे आजकल आईफोन 15 आ गया है, अमीर उसके प्यार में पड़े हुए हैं ना, खरीदने अपनी किडनी
डेढ़ आधी बेच चुके होंगे और कहीं कहीं वो लेकर के टहलने भी लगे होंगे, तो इसका मतलब फॉल इन लव होता है। इसको भी ध्यान रखिएगा। और इंचेंट मतलब मैंने आपको पहले बताया था, इसका मतलब अट्रैक्टिव होता है। अट्रैक्टिव या जिसको आप लोग क्या बोलते हो, आपने कहा सर फैसिनेटिंग बोलते हैं, आकर्षक। और अगर मैं इंडाइक्ट की बात करूं तो इसका मतलब होता है किसी पर आरोप लगाना। इंडाइक्ट मतलब क्या होता है, टू अक्यूज समवन, टू अक्यूज समवन, टू अक्यूज समवन मतलब होता है किसी पर आरोप लगाना। अब आप कहोगे सर यहाँ पे देखो इसका मतलब क्या हो गया, बस ये आखिरी है ये बता दो। इसका मतलब होता है ना शोइंग एंगर, शोइंग एंगर या शोइंग अनोवेंस, या जिसको एक वर्ड में अगर मैं बोलूं अनहैप्पी, या मैं कह सकता हूं अनप्लेजेंट, अनहैप्पी या अनप्लेजेंट, ठीक है, गुस्सा दिखाना। तो कह रहा है कि ही वॉज इंडिग्नेंट एट हिज ब्रदर्स रिफ्यूजल टू हेल्प हिम फिनेंशियली। तो जाहिर सी बात है वह क्या हो गया, गुस्सा हो गया एट हिज ब्रदर्स रिफ्यूजल, यानी उसने फिनेंशियली हेल्प मांगी थी और उसके भाई ने मना कर दिया, तो उसके मना करने पे वो क्या हुआ होगा, ऑब्वियस सी बात है गुस्सा हुआ होगा, यानी उसने गुस्सा या नाराजगी जताई होगी। तो जिसकी वजह से हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा वो पहला हो जाएगा, ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला लिखिएगा, हैव यू विद द डिफिकल्टीज यू माइट हैव टू फेस। कह रहा है कि जो डिफिकल्टीज आप फेस करने वाले हो, जिसका सामना करने वाले हो, क्या उसको लेकर के आपका कुछ अंदाजा है, कुछ अनुमान है, कुछ सोचा है आपने। तो अगर मैं पॉन्डर की बात करूं तो पॉन्डर का मतलब तो थिंक ऑफ होता है। थिंक ऑफ का मतलब होता है कंसीडर करना, कंसीडर करना यानी विचार करना, ठीक है, ये होता है। कंसीडर पॉन्डर्ड ये आपस में क्या हो गया, आपने कहा सर ये तो सिनोनिम हो गया, ठीक है, अच्छा जी। अब यहाँ पे एक चीज रेकॉन लिखा हुआ है, रेकॉन का मतलब क्या होता है, देखो रेकॉन के दो मतलब होते हैं और दोनों समझना है आपको। रेकॉन का एक मतलब होता है जब आप किसी चीज को कंप्यूट करते हो, आपने कहा कंप्यूट मतलब जब आप किसी चीज को कैलकुलेट करते हो, जब आप किसी चीज को इवैल्यूएट करते हैं, क्या करते हैं, इवैल्यूएट करते हैं। तो जब आप किसी चीज को कैलकुलेट करते हैं, कंप्यूट करते हैं, इवैल्यूएट करते हैं, उसे बोलते हैं। और इसका एक दूसरा मीनिंग भी होता है, दैट इज कंसीडर, यानी विचार करना। अब जरा आप बताओ, इसका मतलब भी विचार करना, इसका मतलब भी विचार करना, इसका भी एक मीनिंग है कंसीडर करना, लेकिन हमें जो वाली मीनिंग चाहिए यहाँ पे सेंटेंस के हिसाब से, वो मीनिंग ये वाला चाहिए, कंप्यूट करना, कैलकुलेट करना, या किसी चीज को क्या करना, इवैल्यूएट करना। जैसे हम लोग यही करते हैं ना कि आपने क्या जैसे मैं एक रिस्क लेने जा रहा हूं बिजनेस में, तो मैंने कहा कि क्या आपने सारे कंसिक्वेंसेस को कंप्यूट किया है, इवैल्यूएट किया है, कैलकुलेट किया है, यही तो बोलूंगा। तो यहां पे जो सेंस है वो कंप्यूट, कैलकुलेट और इवैल्यूएट करने का है, तो भैया रेकॉन हो जाएगा यहाँ पे। पहले बताओ कोई डाउट है किसी को तो एक बार पूछ लीजिए, अगर कोई डाउट नहीं है तो फिर आगे बढ़ते हैं। कंप्यूट, कंप्यूट, ठीक है, अगला देखिए, ऑल इज काम नाउ बाय द हार्ट ऑफ पेरिस ड्यू टू द लॉकडाउन। अब इन द हार्ट, एट द हार्ट, ऑन द हार्ट, बाय द हार्ट क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए प्रेपोजिशन ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, इन द हार्ट होता है, इन द हार्ट, ठीक है। मैं एक्चुअली एक वोकैबुलरी का अपना बैच आ रहा है, उसमें मैं सब कुछ आपको पढ़ाने वाला हूँ, सब कुछ मतलब सब कुछ, यानी ऐसा वोकैबुलरी का बैच आपको पूरे इंडिया में अब तक शायद ही मुश्किल से मिला हो या मिलेगा, क्योंकि इसके अंदर इतने ज्यादा क्वेश्चंस होने वाले हैं जो आपके मतलब बियॉन्ड योर कैपेसिटी होने वाला है, जिसके अंदर 2018 से 2023 तक, इवन चाहे हम बात करें प्री का या फिर मैं बात करूं आप लोगों से मेंस का, इन दोनों का पूरा क्वेश्चन के साथ, प्लस जो मेरा पढ़ाने का तरीका है, जैसे कोई पर्टिकुलर एक वर्ड है उसके मैं 5-5 सिनोनिम लिख देता हूं एक्सपेक्टेड, क्योंकि बहुत लोग कह रहे हैं कि सर सीईटी आ रहा है, टीसीएस नहीं कराएगा, अब पेपर कोई दूसरा बना रहा है, पीवाईक्यूज आएंगे कि नहीं आएंगे, ये सब बेकार की बात है। फिर भी आपके सहूलियत के लिए इनके साथ मैं पूरे के पूरे एक्सपेक्टेड उसमें सॉल्यूशन दूंगा। तो यानी इतने क्वेश्चन करने के बाद वो सीपीओ के, सीजीएल के, उसके बाद आपका सीएचएसएल का, देन एमटीएस का, सोचिए अगर इतने के क्वेश्चन 18 से 23 तक के प्री और मेंस के मैं सारे करा दूं, साथ में विद एक्सपेक्टेड, जिसमें सिनोनिम हो, एंटोनिम हो, फिक्स प्रीपोजिशन हो, इडियम्स एंड फ्रेजेस हो, मिस स्पेल्ट भी इंक्लूडेड होगा उसके अंदर, ठीक है,
पूरा का पूरा अगर इंक्लूड कर दूं तो बचेगा ही कुछ नहीं, वन स्टॉप सॉल्यूशन बैच होने वाला है वो, तो उसमें मैं आपको पढ़ाऊंगा, सो डोंट वरी उसके लिए, ठीक है। अगला देखिएगा, नेक्स्ट। मतलब ऐसा आपको आज तक कभी देखने को मिला ही नहीं होगा, इतने क्वेश्चंस लोग नहीं कराते हैं, तो इतने ज्यादा क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा, प्रैक्टिस से ही सब कुछ याद हो जाएगा आपको। द पुलिस मैन स्टॉप्ड मी, पुलिस मैन ने मुझे स्टॉप करा यानी रोका, लेट मी गो आफ्टर आई शोड हिम माई पास, और जब मैंने उसे अपना पास दिखाया तो उसने मुझे जाने दिया। तो अब बताओ यहां पे क्या होगा, बिकॉज क्या बताता है, आपने कहा ये तो रीजन बताता है, तो क्या बताता है, ये रिजल्ट बताता है, और क्या बताता है, ये तो खैर भाई देखो सिलेक्शन की जब हम बात करते हैं या ऑप्शन की बात करते हैं, ऑल्टरनेट चीजों के लिए और होता है, ठीक है, या यहाँ पे ऑल्टरनेट लिख लीजिए, जो ऑल्टरनेटिव चीजें होती हैं उनके लिए। बट क्या बताता है, आपने कहा सर बट कंट्रास्ट बताता है, कंट्रास्ट मतलब क्या होता है, विरोधाभास, मैंने कई बार बताया, अपोजिट स्टेटमेंट को जोड़ने के लिए। मैंने कहा ही वर्कड हार्ड, उसने कठिन परिश्रम किया, बट ही फेल्ड, लेकिन वह फेल हो गया, तो उसके लिए क्या लगाएंगे, आपने कहा सर बट लगाएंगे, तो यहाँ पे बताइए आपका आंसर क्या हो जाएगा, बट हो जाएगा, जी बिल्कुल सही है, बट। द पुलिसमैन स्टॉप्ड मी बट लेट मी गो आफ्टर आई शोड हिम माई पास, उसने मुझे रोक तो लिया लेकिन जब मैंने उसे अपना पास दिखाया तो उसने मुझे जाने दिया। तो यहाँ पे ना तो रीजन था, ना यहाँ रिजल्ट था, ना यहाँ पे हम अल्टरनेटिव की बात कर रहे थे, कोई ऑप्शन की बात कर रहे थे, तो यहाँ पे सिंपल हो जाएगा बट, ठीक। अगला देखिएगा, द बस स्टॉप द चिल्ड्रन रैन आउट, अब कह रहा जैसे ही बस रुकी बच्चे भाग गए, निकल गए। अब मैंने आपको बताया था एज लॉन्ग एज, मैंने कहा था आपसे ये कंडीशन के लिए भी यूज किया जाता है, शुरू में ही बता दिया था, और ये पीरियड ऑफ टाइम या जिसको हम लोग ड्यूरेशन कहते हैं उनके लिए यूज किया जाता है। अब इन ऑर्डर दैट की बात करें, देखिए इन ऑर्डर दैट यूजुअली जो हम यूज करते हैं वो इंडिकेशन या पर्पस के लिए यूज किया जाता है। इन ऑर्डर दैट आपको इतना ज्यादा फ्रिक्वेंटली देखने को नहीं मिलेगा जितना इन ऑर्डर टू देखने को मिलता है, तो ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, एज सुन एज हो जाएगा, एज सुन एज द बस स्टॉप द चिल्ड्रन रैन आउट। एज सुन एज एक सबऑर्डिनेट कंजंक्शन होता है और ये टाइम को रेफर करता है जो कि सबऑर्डिनेट क्लॉज बनाने के लिए लगाया जाता है। तो जब एज सुन एज यहाँ पे लगा दोगे तो ये पूरा का पूरा एक सबऑर्डिनेट क्लॉज हो जाएगा जिसमें एज सुन एज एक सबऑर्डिनेट कंजंक्शन होता है और ये आपकी हो जाएगी मेन क्लॉज, और ये दोनों मिलकर के बनाते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो खैर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, पहला एज सुन एज। अगला क्या है, द मैजिक फाउंटेन इज रिनाउंड फॉर। अब देखो जी यहाँ पे जो मैजिक फाउंटेन लिखा हुआ है ये तो सब्जेक्ट है आपका, उसके बाद ये इज लिखा हुआ है, रिनाउंड लिखा हुआ है, यानी अगर इज के बाद एम के बाद आर के बाद वर्ब की तीसरी फॉर्म आ जाए तो ये सेंटेंस किस में होता है, आपने कहा सर पैसिव में होता है। ये रिनाउंड है, प्रसिद्ध है, फॉर स्पेक्टिकुलर लाइट एंड म्यूजिक शोज। अब यहाँ पे बात हम फाउंटेन की कर रहे हैं, तो फाउंटेन के लिए हम क्या लगाएंगे, ऑब्वियस सी बात है इट्स लगाएंगे, क्योंकि सिंगुलर है तो देयर लगेगा नहीं, पर्सन के लिए हिज लगता है। अब देखो ये वाला जो इट्स होता है इसका मतलब इट इज होता है, ये इट इज का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म होता है। जैसे अगर हम लोग लिखते हैं ये, तो ये आई विल या आई शैल का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म होता है। जैसे हम लोग लिखते हैं ये, तो ये आई हैव का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म होता है। लेकिन यहाँ पे हमें पजेसिव एडजेक्टिव चाहिए जो कि क्या होगा, इट्स। अगला है ओके, अब यहाँ पे आपको आर्टिकल बताना है, तो कोई बताएगा मुझे यहाँ पे आर्टिकल क्या होगा। ठीक है, बताना एक बार सभी लोग, इट्स हो जाएगा ना इसका। चलिए इसका बताइएगा, नो वर्ड रिक्वायरमेंट द या नो वर्ड रिक्वायरमेंट द या ए, क्या लगाएं इसमें से। देखो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि द का यूज अपन वहां पे करते हैं जहां पे कोई स्पेसिफिक सेंस हो, इंडिविजुअल सेंस हो या पर्टिकुलर सेंस हो। कहने का मतलब जब हम किसी चीज को स्पेसिफिक रेफरेंस देते हैं तब हम द का यूज करते हैं। यहां पहले जो लगेगा वो अ लगेगा। अ क्या है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 5 लाख। और मेरी मैथ्स देखिए वीक है तो उसका मजाक मत उड़ाइएगा, ठीक है, आपकी अच्छी हो सकती है, मेरी नहीं अच्छी है। तो 5,40,000 स्क्वायर फुट बिल्डिंग, ठीक है। और ये मैं आपको बताना चाहूंगा, ये जो बिल्डिंग लिखा हुआ है ये नाउन है, ये जो 5,40,000 स्क्वायर फुट लिखा हुआ है ये एक्चुअली इसका मॉडिफायर है, इसको मॉडिफाई कर रहा है। मॉडिफायर को समझ सकते हैं एक तरीके से एडजेक्टिव होते हैं, इनको प्लूरलाइज नहीं किया जा सकता। और पता कभी कभी ग्रामर के अंदर जब ग्रामर वाले क्वेश्चन देते हैं
एरर में यहाँ फुट की जगह क्या लिख देता, पता, फिट लिख देता, तो गलती हो जाती है, क्योंकि मॉडिफायर हमेशा सिंगुलर में रहता है, प्लूरल नहीं बना सकते। तो ये बिल्डिंग की बात कर रहा है, तो बिल्डिंग के लिए यहाँ पे क्या लग जाएगा, ए। पहली बार इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, कोई स्पेसिफिक बिल्डिंग तो हम बता नहीं रहे हैं। फिर जब ए हमने लिख दिया तो उसके बाद एक ही ऑप्शन बचता है ए के साथ एन का, ठीक है। ठीक, अगला देखना। अब आते हैं 2021 पे। अब आपने देखा जो हमने 2020 के क्वेश्चन किए, 2019 में प्योर ग्रामर था, पूरे ग्रामर थे, लेकिन 2020 के अंदर हमने देखे कुछ वोकैबुलरी वाले क्वेश्चन भी थे और साथ में कुछ प्रेपोजिशन यानी ग्रामर वाले भी क्वेश्चन थे, यानी ये मिला जुला था। अब आते हैं 2021 में, देखते हैं कि इन्होंने फिलर्स के कैसे क्वेश्चन पूछे। तो पहला क्वेश्चन आ जाते हैं और ये हमारा वर्ड से शुरू होता है, द एनुअल मीटिंग ऑफ आवर क्लब हैज बीन टिल नेक्स्ट मंथ। अब कह रहा है कि जो हमारे क्लब की एनुअल मीटिंग है वो अगले महीने तक क्या कर दी गई होगी, टाल दी गई होगी, यही किया गया होगा, ठीक है। और क्या कर सकते हैं, अब यहाँ पे देखो क्या क्या चीजें दी गई हैं, पहले उसको समझ लेते हैं। जैसे ड्रैग, ड्रैग मतलब क्या होता है, किसी चीज को पुल करना या किसी चीज को ड्रॉ करना, यानी किसी चीज को फोर्सफुली जोर लगा करके खींचना। तो ये तो होने से रहा, इसका तो कोई मतलब है नहीं। अब आपने कहा सर यहाँ पे डिसरप्ट लिखा हुआ है, देखो भाई डिसरप्ट मतलब क्या होता है, डिसरप्ट मतलब होता है किसी चीज को प्रिवेंट करना। प्रिवेंट करने का मतलब किसी चीज को स्टॉप करना। अब आप कहोगे क्या चीज को स्टॉप करना है, ये भी तो पता होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कोई इवेंट है या कोई सिस्टम है, ऐसी चीजों को, सिस्टम मतलब प्रथा हो गया, कोई इवेंट है, कोई सिस्टम है, इन चीजों को अगर आप प्रिवेंट करते हैं, स्टॉप करते हैं, तो उसे हम डिसरप्ट बोलते हैं, ठीक है। बीच में किसी चीज को डिसरप्ट कर देना। अब आपने कहा सर यहाँ पे डेफर है, यहाँ पे डिरेंज दिया है। देखो डिरेंज मतलब क्या होता है, दो चीजें होती हैं। डिरेंज का मतलब होता है टू मेक समवन इनसेन, टू मेक समवन इनसेन यानी किसी को पागल बना देना। या तो सिर्फ आप इतना ही लिख लो अगर आपका मन है, सिर्फ इनसेन लिख लो, या आप यहाँ पे मैड लिख लो, ठीक है, इनसेन या मैड। या दूसरी मीनिंग इसकी जो होती है वो होती है डिस्टर्ब करना। तो पहला या दूसरा, दोनों में से कुछ भी आ जाए। इसका मतलब होता है किसी चीज को पोस्टपोन करना। तो मीटिंग क्या हुई होगी, पोस्टपोन हुई होगी, यानी हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अच्छा यहाँ पे कुछ लोग सी भी दे रहे हैं, बहुत बढ़िया, नहीं कोई बात नहीं, रात की उतरी नहीं होगी बेटा। द बॉय टू टेक द मनी। अब देखो बॉय टू टेक द मनी, अब कहोगे बॉय ऑर्डर तो होगा नहीं, बॉय रिमाइंडेड नहीं होगा। अब कंफ्यूजन कहां पे है पता है, यहां पे है, डिनाइड में और रिफ्यूज में। कोई मुझे बता सकता है कि आपको लग रहा होगा अगर सर नाप के देखो तो एक बित्ते का क्वेश्चन है, 1.5 बित्ते का है ना, और मेंस में ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो क्या ये कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है कि द बॉय डिनाइड टू टेक द मनी या बॉय रिफ्यूज टू टेक द मनी? एक बार प्लीज मुझे बताइएगा, उसके बाद मैं बताऊंगा, क्योंकि क्वेश्चन बहुत अच्छा है। क्या हो जाएगा, रिफ्यूज्ड। चलिए अच्छा मैं बताता हूं। अगर मैं हिंदी की बात करूं तो लोग पता है कैसे बताते हैं, आपको भी पता है। वो कहेंगे डिनाई मतलब क्या होता है, कहेंगे डिनाई मतलब होता है मना करना, ठीक है। वो बोलेंगे रिफ्यूज मतलब क्या होता है, मना करना। लेकिन प्लीज मैं बार बार आप लोगों को यही समझाता हूं कि इस तरीके से चीजों को नहीं पढ़ना है ना, इस तरीके से मत पढ़िएगा। मैं बताता हूं, जैसे डिनाई होता है ना, डिनाई का मतलब होता है नॉट टू एडमिट, ऐसे समझिए, और इसका मतलब होता है नॉट टू एक्सेप्ट या नॉट टू एडमिट, ऐसे लिख लीजिए, नॉट टू एडमिट। अब आप कहोगे अंतर क्या है, खैर मैंने यूट्यूब पे अगर आप मुझे लंबे समय से फॉलो करते हैं तो इन दोनों के बीच का मैंने डिफरेंस बताया है। जैसे कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आपने कोई काम कर लिया है, ध्यान से सुनिएगा, आपने कोई काम कर लिया है लेकिन आप उसके लिए मना कर रहे हैं, मैंने नहीं किया, कर चुके हैं लेकिन मान नहीं रहे, तो वो डिनाई हो गया। जैसे ही डिनाइड टू हैव प्लेड, कुछ भी लिख लीजिए, ठीक है, या टू हैव वॉच्ड अ मूवी, टू हैव प्लेड क्रिकेट, ठीक। तो अब कह रहा है कि ही डिनाइड टू हैव प्लेड, अब वो खेलने का काम तो कर चुका है लेकिन मान नहीं रहा है, कह रहा मैंने खेला ही नहीं, और खेलने का काम उसने करा है लेकिन मान नहीं रहा है। तो यहां पे जरा देखिए हमने क्या लिखा, डिनाइड। और एक चीज आपने अगर गौर नहीं किया होगा तो ये भी देखिएगा,
यहाँ पे आपने टू हैव के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म लिखी है, तीसरी फॉर्म। तो अगर टू हैव के साथ वर्ब की तीसरी फॉर्म लिखते हैं तो ये कंप्लीट एक्शन बताता है। अब जैसे देखो, आपने कहा ही रिफ्यूज्ड टू गो देयर। अब यहां पे आपने क्या लिखा हुआ है, रिफ्यूज्ड टू गो देयर। यानी मान लीजिए आपने किसी से पूछा कि मेरे साथ घूमने चलोगे, और उसने मना कर दिया, वो नहीं गया, भाई मैं नहीं जाऊंगा, मतलब उसने आपके प्रपोजल को एक्सेप्ट ही नहीं किया, उसने आपके प्रपोजल को एडमिट ही नहीं किया। तो यहां पे जरा देखिएगा नॉट टू एडमिट, और यहां जरा गौर आपने करा होगा टू गो लिखा हुआ है, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि टू प्लस वर्ब की पहली फॉर्म जो होती है वो पोटेंशियल एक्शन होती है, यानी भविष्य में होने वाला एक्शन जो अभी हुआ नहीं है, अगर होगा भी तो भविष्य में होगा। तो ये तो हो चुका था, अगर कोई चीज हो चुका है उसको नहीं मान रहे हो तो डिनाई, अगर कोई चीज जो आपने एडमिट किया ही नहीं, जो आपने किया ही नहीं, उसके लिए रिफ्यूज। तो वहां पे कह रहा है कि द बॉय, यहां पे लिखा है टू टेक, तो टू टेक से हमें ये बात समझ में आ गई, टू प्लस वर्ब की पहली फॉर्म ये एक पोटेंशियल एक्शन है, भविष्य में होने वाला, ये हुआ तो है ही नहीं है, तो हुआ तो है ही नहीं है, तो डिनाइड तो वैसे भी नहीं लगेगा, यहाँ पे रिफ्यूज लगेगा। ठीक है सर, जूम कर दीजिए, सही नहीं दिख रहा है। अच्छा ऐसा है क्या, ये बात आप लोगों ने पहले क्यों नहीं बताई। अब ज्यादा जूम भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है, अब दिख रहा होगा, ठीक है। मुझे लग रहा है ये बात आपको क्लियर हो गई होगी, सबको समझ में आ गया होगा। अगला देखते हैं, द फ्रेंड्स डिसाइडेड टू प्ले कार्ड्स टू टाइम वाइल वेटिंग फॉर द कैब। कह रहा है जो दोस्त थे उन्होंने निश्चय किया कार्ड्स खेलने को लेकर के। क्यों कार्ड्स खेलने को लेकर के उन्होंने डिसाइड किया, क्योंकि वाइल वेटिंग फॉर द कैब, वो लोग कैब को लेकर के वेट कर रहे थे, तो उन्हें लगा यार जब तक कैब नहीं आती है तब तक टाइम पास ही कर लेते हैं। तो इस चीज को हम लोग बोलते हैं टू किल टाइम, टू किल टाइम, ठीक है, अपना समय काटना उसे बोलते हैं। ईज मतलब क्या होता है, ईज मतलब होता है कंफर्टेबल, ठीक है, ईज मतलब कंफर्टेबल होता है, सपोर्ट होता है। अ गुड लीडर शुड बी रेडी, एक जो अच्छा लीडर है ना, शुड बी रेडी, उसे तैयार होना चाहिए। किस चीज के लिए, ऑब्वियस सी बात है भाई, क्रिटिसिज्म के लिए, आलोचना के लिए। तो टू फेस क्रिटिसिज्म, क्रिटिसिज्म को फेस करना, यहाँ पे सेटल है, कैरी है, मीट है, फेस हो जाएगा। देख रहे हो कितने आसान आसान क्वेश्चंस आए हुए हैं एग्जाम में। अगला देखिए, द हाउस दे बॉट वाज। अब यहाँ पे क्या करूं बताओ, देन देखा हमने, तुरंत देख लिया हमने, कंपैरिजन है, तो कंपैरिजन के लिए मोर लगा दीजिए। विशाल इज गोइंग टू रीड द स्टोरी, अलाउड, लोड, अलाउड या अलाउ, यहां पे रीड स्टोरी बात है तो अलाउड, अलाउ, लोड क्या क्या मतलब है, अलाउड। अब मैं क्या बोलूं इसमें, विच डज द मिनिस्टर टेक टू रीच द असेंबली। अब मिनिस्टर साहब को असेंबली जाना है, तो असेंबली कैसे जाएंगे, रास्ते से जाएंगे, रूट। ये रूट का मतलब क्या होता है, ये रूट रॉट का है, ये रॉट है, रॉट मतलब सड़ना, रॉट मतलब दंगा, ठीक है, और रूट मतलब क्या होता है, जड़, तो ये रूट हो जाएगा चौथा। अगला देखिएगा, मेनी स्टूडेंट्स डोंट अटेंशन इन बॉटनी क्लास, ठीक है, पे अटेंशन होता है, पे अटेंशन मतलब कॉन्सेंट्रेट करना होता है। तो कह रहा मेनी स्टूडेंट डोंट एग्जिबिट अटेंशन, एग्जिबिट मतलब तो किसी चीज को डिस्प्ले करना या किसी चीज को शो करना, तो ये तो होगा नहीं। ट्रेस करने, देखिए ट्रेस करने का मतलब एक तो पीछा करना होता है, किसी चीज को फॉलो करना, यहाँ पे अटेंशन हो जाएगा, पे अटेंशन। कोई दिक्कत, पे, हाँ हाँ। अब इसमें देखो कुछ बताने लायक ऐसा है नहीं ना जो मतलब आपको समझाया जाए। जैसे ट्रेस मतलब अगर लिखना हो तो आप लिख लीजिए, जैसे फाइंड लिख लीजिए या डिस्कवर लिख लीजिए। किसी चीज को ट्रेस करते हैं, जब पीछा करते हैं तो किसी चीज को पीछा करना, ढूंढना, है ना। अब देखो आ जाते हैं 2022 में, अब देखते हैं 2022 में कैसे क्वेश्चन रहे थे। लिखा है टिया वांटेड अ डॉग दैट वाज, अब जैसे हमने यहाँ पे देख लिया देन, तो हमें बात समझ में आ गई कि भाई यहाँ पे होगा कंपैरेटिव डिग्री, तो इसको हमने तुरंत काटा, इसको भी तुरंत काटा, सुपरलेटिव डिग्री, इसको भी काटा, लो ये आंसर हो गया तीसरा। द डॉक्टर हैज, अब इन्होंने क्या किया है कि फिलर में दे दिया है, इन्होंने इस तरीके से एक वर्ड उसको ब्रैकेट में, और कह रहा है कि इसका सिनोनिम बताइए। तो प्रिवेंट मतलब तो होता है स्टॉप करना यानी रोकना, ये होगा नहीं। प्रेजेंटेड होगा नहीं, यहां प्रोस्क्राइब है, यहां पे प्रेस्क्राइब है। अब आपको बताना है दोनों में क्या होगा। ये पहले भी पढ़ा चुका हूं मैं आप सभी लोगों को, अगर याद होगा तो। बताऊं, हाँ आंसर सही है सबका। देखिए इसका एक मतलब होता है आपका प्रॉबिट,
प्रोहिबिट मतलब होता है किसी चीज को मना करना, रोक देना, ठीक है, यानी जिसे हम लोग बोलते हैं प्रिवेंट करना, प्रिवेंट, स्टॉप, ये चीज होती है। और पता है इसका एक मीनिंग और होता है, वो भी लिख लीजिएगा। इसका एक मीनिंग होता है कंडेम। कंडेम मतलब होता है क्रिटिसाइज करना, यानी आलोचना करना। तो दोनों मीनिंग ध्यान रखना भाई। ये इसका मतलब तो सॉरी छींक भी नहीं आई सही से। अब यहां पे देखिए प्रोस्क्राइब था, यहां प्रेस्क्राइब था, तो थोड़ा स्पेलिंग का ध्यान रखिएगा। यहां ओ था, यहां ई था, तो बहुत बारी कंफ्यूजन हो जाता है अगर ध्यान से नहीं देखते। तो इसका मतलब तो प्रिवेंट करना, स्टॉप करना या प्रोहिबिट करना, और कंडेम करना, इसका मतलब तो एडवाइस होता है। चौथा चौथा चौथा, ठीक है। अगला देखिएगा नेक्स्ट, द मैनेजमेंट वांट्स टू रिस्ट्रिक्शन एट द वर्क प्लेस। अब मैनेजमेंट वर्क प्लेस पे रिस्ट्रिक्शन को क्या करना चाहता है? ब्रेक करना चाहता है, सेटल करना चाहता है, इंकरेज करना चाहता है। अब जाहिर सी बात है रिस्ट्रिक्शन लागू किया जाता है, इंपोज करना चाहेगा, ना ब्रेक ना सेटल ना इंकरेज। क्वेश्चन इजी है, ठीक है। द विंड, अब यहां पे देखिए, द विंड सो पावरफुली दैट द डोर क्लोज। अगर आप यहां देखोगे दैट हमारा सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है और इसके पास सब्जेक्ट है और वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, द डोर क्लोज्ड। तो जाहिर सी बात है वहां पे भी पास्ट में होगा। तो यहां पे ब्लूज, ब्लू, ब्लू है पानी पानी, ब्लू, ठीक है, यानी क्या जगह सेकेंड फॉर्म ब्लू। मेंटली स्ट्रॉन्ग पीपल डोंट सुसाइड ओवर ट्रिवियल इशू। ट्रिवियल का मतलब क्या होता है? तुच्छ, यानी जिसे हम लोग ट्रिफलिंग बोलते हैं, ट्रिफलिंग, या जिसे हम लोग वो बोलते हैं ना, छोटी छोटी चीजें जो अनइम्पॉर्टेंट चीजें होती हैं या जो इनसिग्निफिकेंट चीजें होती हैं। तो कह रहा है कि जो मेंटली स्ट्रांग लोग होते हैं ना, वो छोटी छोटी चीजों पे सुसाइड नहीं करते। तो यहाँ पे मेकअप, कंसीव और फॉल इन लिखा हुआ है। सबका मीनिंग बता दूं आपको, देखो गिव इन का मतलब होता है, एक तो हम सबमिट भी बोलते हैं इसके लिए, और एक हम इसको बोलते हैं सरेंडर। दोनों दोनों बोल सकते हैं। गिव इन का मतलब सबमिट भी बोल सकते हैं और आप लोग सरेंडर भी बोल सकते हैं। मेकअप का मतलब क्या होता है? मेकअप के दो मतलब होते हैं। मेकअप का एक मतलब होता है इन्वेंट अ प्लान, जैसे कोई योजना है, प्लान है, स्कीम है, उसको इन्वेंट करना। और एक मतलब इसका होता है कंप्राइज। कंप्राइज मतलब होता है कंसिस्ट ऑफ, जिसे कहते हैं इंक्लूड करना, ठीक है, शामिल करना। कंसिस्ट ऑफ सुना होगा आपने, कंसिस्ट ऑफ, ठीक। अच्छा जी, कंसीव लिखा है। कंसीव मतलब होता है विचार करना, किसी चीज को कंटेम्पलेट लिख लो, कंसीडर लिख लो, या थिंक ऑफ लिख लो, है ना, विचार करना। अब आपने कहा फॉल इन। फॉल इन का मतलब होता है टू सिंक इनवर्ड, डूब जाना, किसी की आंखों में नहीं। जैसे कोई पानी वानी में नीचे धंस गई कोई चीज, डूब गई, ठीक है, उसे हम फॉल इन बोलते हैं। तो यहां पे आप देखोगे क्या हो जाएगा, गिव इन, गिव इन, गिव इन, गिव इन, ठीक है। अगला देखिएगा, द मूवी वॉज रिलीज्ड एक्सपेक्टेड मोस्ट। देखो यहां पे भाई देन लिखा है, देन से तो कंपैरिजन है, तो मोस्ट कहां से आया? लेटर के लेटर, लेटर लेटर देन आ गया, देन तो होता नहीं, देन होता है। यहां पे लेटर देन, यहां मोर लेटर देन, ठीक है। अब ये लिखें, ये लिखें, दोनों में से क्या लिखें? तो मोर और लेटर दोनों साथ तो आएगा नहीं, ये भी हो गया पहला। दो कंपैरेटिव डिग्री एक साथ नहीं आता तो पहला, ठीक। अगला देखिए, द फार्मर्स ग्रो इन दियर फील्ड। किसान जो है अपने खेतों में क्या उगाते हैं? अगर आप किसान होंगे तो आपको पता होगा, मैं रहा हूं तो इसलिए मुझे ये चीज पता है, मक्का। लेकिन मैंने ये, खैर आपका होमवर्क इतना सा है बस, बाकी इन सब की मीनिंग क्या है मैं ये ऑलरेडी करा चुका हूं। ये तो खैर मैं फिलर्स के सारे क्वेश्चंस करा रहा हूं तो उसमें इंक्लूड हो गए, लेकिन ऑलरेडी ये सारे क्वेश्चंस मैं आपके साथ डिस्कस किया हूं, अगर आपको याद होगा तो। जैसे यहाँ पे नॉलेज इन दिस फील्ड इज रियली प्रोफाउंड। अब देखो देयर नॉलेज का कोई मतलब नहीं है, नॉलेज हमारा नाउन है तो उसके पहले दे आर लगेगा नहीं, दे आर नॉलेज कोई सेंस नहीं बनता। देयर ये तो हमारी एडवर्ब होती है, नाउन के पहले एडवर्ब लगाएंगे नहीं, लो दियर हो जाएगा, दियर नॉलेज, ठीक है। अगला, द एथलीट्स टोड वाज बैडली इंजर्ड ड्यू टू फॉल ऑन द ट्रैक। एथलीट था, ट्रैक पर गिर गया, तो उसका क्या इंजर्ड हुआ होगा? टू, तो इंजर्ड नहीं हुआ, टो टो टोड, ठीक है। अब अगर भाई इसमें बात करो, टो क्या हो? टो का मतलब तो पुल करना होता है। जैसे मान लीजिए आपकी गाड़ी खराब हो गई, आपने बोला सर आ जाओ, मैं अपनी गाड़ी लाया, रस्सी बांधा, आपकी गाड़ी खींच दी मैंने, तो टो करने का मतलब पुल करना।
और कभी कभी लोग टो कैसे करते हैं, आपकी गाड़ी में तेल खत्म हो गया, पीछे से पैर लगा करके टो करके लेकर के जाते हैं, तो ये हो गया। अच्छा, ये जो टोड होता है ना भाई, टोड के दो मतलब होते हैं। टोड एक तरीके का काइंड ऑफ एनिमल ऐसा होता है जो मेढक की तरह लगता है, एक ऐसा एनिमल जो मेढक की तरह लगता है, थोड़ा सा पीला पीला, वो जो मेढक नहीं होते जो बरसात में, पहले एक्चुअली अब ऐसी बारिश होती नहीं है। अगर आपको याद होगा, जब गांव में आज के तकरीबन 5 साल भी नहीं, तकरीबन 10 साल पहले कह सकते हैं, लगभग या 7-8 साल पहले, जब बारिश होती थी, इतने ज्यादा घर नहीं थे, बगीचे बहुत ज्यादा घने होते थे, तो जब गड्ढे नहीं होते, गड्ढे में पानी वानी भर जाता, तो एक मेढक टर्रटों टाइप का होता था। टर्रटों टाइप का मतलब बोलता ऐसे था, रात में बहुत शोर करते थे वो लोग, तो वो उसी तरीके का एक एनिमल होता है, तो उसे हम टोड बोल सकते हैं। और इसका एक मतलब और होता है, दैट इज अनप्लेजेंट मैन। अनप्लेजेंट मतलब दुखी कह सकते हो आप, ठीक है। तो यहां पे आप ये भी बोल सकते हो अनप्लेजेंट मैन, मतलब जो बहुत ही दुखी इंसान हो, एक्सट्रीमली अनप्लेजेंट मैन, उसे बोल सकते हैं। तो दोनों ध्यान रखिएगा, तो आपका आंसर ये हो जाएगा TOE, ठीक है। अगला देखिएगा, नाउअडेज ऑनलाइन शॉपिंग इज ईजियर। अब देखो इसमें क्या है, ईजियर लिख दिया है आपने, कंपेयर टू डिग्री, कंपेयर टू डिग्री के साथ देन आएगा। द कमेटी विल, कमेटी क्या करती है, सर्वे क्या किया जाता है ऑन द गवर्नमेंट स्कीम। जो कमेटी है वो सरकार की जो योजनाएं हैं उस पे सर्वे को फाइट करेगी, होल्ड करेगी, ऑरिजिनेट कंडक्ट करती है। जैसे टेस्ट क्या किया जाता है, कंडक्ट किया जाता है, ठीक है। जैसे ही कंडक्ट्स अ टेस्ट वीकली, तो टेस्ट कंडक्ट किया जाता है, उसी तरीके से सर्वे कंडक्ट किया जाता है। द सिक्योरिटी गार्ड नीड्स, अब सिक्योरिटी गार्ड को क्या नीड्स है, यहाँ सूज लड़के ने देख लिया तो पेयर होगा, ये तो भाई पेयर होता है पे करने वाला, ठीक है। ये पेयर, ये पियर। अब इनका मतलब क्या होता है, पियर का मतलब देखो एलोइस, ये आप लोगों ने खाया है कि नहीं खाया है, एक एलोइस एडिबल फ्रूट होता है, जिसे आई थिंक आप लोग नाशपाती बोलते होंगे, हमारे यहाँ तो यही बोला जाता है नाशपाती। ग्रीन भी होता है थोड़ा, और जब पक जाता है तो थोड़ा थोड़ा पीला हो जाता है। और ये जो PARE है, इसका मतलब रिड्यूस होता है, इसका मतलब रिड्यूस करना, इसका मतलब किसी चीज को लेसन करना, इसका मतलब डिमिनिश करना। CPO 2022 में एक वर्ड दिया गया था कटआउट, कटआउट मतलब भी किसी चीज को कम करना, ठीक है। तो यहाँ पे तो चौथा हो जाएगा, बाकी चीजें लिख लीजिएगा। अगला देख लीजिए, यहाँ पे है व्हेन द विक्टिम नरेटेड हिज वर्जन, जब विक्टिम ने अपने वर्जन को नरेट किया था ऑफ द इंसिडेंट, इंसिडेंट के वर्जन को जब उसने नरेट किया था, द ज्यूरी वाज ऑनेस्टली सेटिस्फाइड, परफेक्टली सेटिस्फाइड, कंप्लीटली सेटिस्फाइड, एक्सक्रूसिएटिंग सेटिस्फाइड। एक्सक्रूसिएट का मतलब क्या होता है, अगनाइजिंग, ठीक है। क्या होता है अगनाइजिंग, तो कंप्लीटली सेटिस्फाइड, तो खत्म, कंप्लीट। इतने क्वेश्चंस आए थे। अब आपको लग रहा होगा सर ये तो MTS के लेवल से भी नीचे गिरा हुआ था। अगर आपने सारे क्वेश्चंस देखें, कितना टाइम लगा, आई थिंक 12:43 हो रहा है, 11:30 से 12:30, आई थिंक 1 घंटे में ये हो गया। तो आपने नोटिस करा होगा हमने शुरुआत कहाँ से करी थी। और एक चीज हमेशा ध्यान रखा करिए, आप इनका एक प्रॉपर इवेल्युएशन किया करिए। जैसे मान लीजिए हमने कहाँ से शुरू करी, हमने इसे शुरू करा 2019 से, तो 2019 के सारे क्वेश्चन किसमें थे, आपने कहा सर ग्रामर के, सारे क्वेश्चन ग्रामर के थे, यानी सारा का सारा ऑप्शन ग्रामर से रिलेटेड था, ठीक है। फिर हमने जब 2020 में पहुंचे तो हमने मेंस 2020 में देखा क्वेश्चन 2 तरह के थे, एक तो सर ग्रामर से तो थे ही थे, ठीक है। अब इसमें इन्होंने थोड़ा वोकैबलरी को भी इंक्लूड कर दिया। जैसे यहाँ देखिए वोकैब का रोल है, यहाँ पे वोकैब का रोल है, यहाँ पे भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। अब देखिए कुछ ग्रामर वाले भी क्वेश्चन आ गए। फिर जब 2021 में पहुंचे यहाँ पे, तो 2021 के अंदर हमने देखा सब वोकैबलरी जा रही है, सारा का सारा जा रहा है, ठीक है। इसमें किसी तरह का कोई हमने ग्रामर का रोल नहीं देखा, इसमें पूरी की पूरी वोकैब ने अपनी रोल को क्या करा, प्ले करा। और साथ में आपकी रीडिंग स्किल। जब 2022 में आए तो हमने देखा 2022 के भी अंदर सारा का सारा आपका देखिए कुछ तो ग्रामेटिकल चीजें हैं लेकिन वर्ड पे ज्यादा खेला जा रहा है। अब यहाँ पे देखिए ब्लो ब्लू ये सब, इनकी भी मीनिंग पता होनी चाहिए, इनकी भी देखो, ये तो ग्रामर का एक क्वेश्चन मान लीजिए आ गया, बाकी ये भी देखिए एक ग्रामर का क्वेश्चन आ गया, और यहाँ पे भी एक ग्रामर का क्वेश्चन है,
उसके बाद आप देखोगे, यानी यहां पे भी हमने जो देखा, उन्होंने वोकैब प्लस ग्रामर। कहने का मतलब ये हुआ कि समय के साथ ये बढ़ गया, ये थोड़ा सा कम हो गया। तो जब आप अपनी चीजों को इस तरीके से इवेलुएट करोगे ना, कैलकुलेट करोगे, आप इस साफ माइंड के साथ अपना रिजल्ट लाने में ज्यादा देरी नहीं करोगे। अब जैसे आपको पता ही नहीं कि क्या पूछा, 2019 में जब था सर पूरा ग्रामर, 2021 में पढ़े आधा ग्रामर आधा वोकैबुलरी, फिर जैसे ही 2021 में पढ़े तो हमें वर्ड्स ज्यादा मिले, ग्रामर के क्वेश्चन ना के बराबर मिले। 2022 में भी वही कि हमें वर्ड्स से रिलेटेड चीजें ज्यादा मिली, हमें ग्रामर वाली चीजें थोड़ी नहीं काफी कम मिली, एक दो क्वेश्चन देखने को मिले। अब लड़का ज्यादा से ज्यादा जोर किस पे देगा, यानी इस पे, यानी यहां पे विनर कौन कहलाएगा, वोकैबुलरी। जो नया ट्रेंड है उसके हिसाब से वोकैबुलरी पे ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। ठीक है, तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का, आभार जुड़ने के लिए। और आज हमने बहुत फास्ट किया है क्योंकि आज मतलब हलवा पेपर था बिल्कुल ना, जितने भी फिलर्स वगैरह आए थे। तो उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों को समझ में आया होगा, आपने अच्छा किया। ठीक है, तो सेशन को लाइक और शेयर कर ही दीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा, और मिलते हैं फिर आपसे अगली क्लास में। आज की शाम वाली क्लास में हम लोग मिलने वाले हैं। चलिए, थैंक यू भाई, थैंक्स अ लॉट।